हाय एवरीवन, व्हाट्स अप। काफी कम लोगों ने ज्वाइन किया आज। हाय यूजुअल, थोड़ा वेट कर लेते हैं लोगों का। लोगों ने ज्यादा ने ज्वाइन किया नहीं अभी तक। गुड इवनिंग। हाय विक्की, हाय धैर्य, हाय सनत, हाय राम। आज ग्राफ्स के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ रहे होंगे, कुछ और एल्गोरिथम्स डिस्कवर कर रहे होंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कवर कर रहे होंगे जिनकी हेल्प से आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे ग्राफ के। ठीक है, ये जो क्लासेस हैं ग्राफ की, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं शुरुआत की। ठीक है, जो आपके एल्गोरिथम बेस्ड क्लासेस होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि वो आपसे ज्यादातर क्वेश्चन आते नहीं उसके अंदर से। बट दीज क्लासेस जो अभी चल रही है हमारी, मोस्ट ऑफ द टाइम यही आ रहा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आई एम गुड संदीप, थैंक यू। आप बताइए, आप क्या कर रहे हैं आजकल? बीसीए के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं अभी। बढ़िया। कैसा रहा सेशन? सेशन एलपी में बहुत मस्त, काफी मजा आया। और पता भी नहीं चला मैं गया कब कब आ गया वापस। पास में ही है पंजाब, मतलब दूर नहीं है। मैंने 8 सालों बाद ट्रेन की राइड की, तो अच्छा लगा। लास्ट टाइम मैं ट्रेन में बैठा था जब मैं दिल्ली से पटना गया था, सुबह 30, मतलब जब वहां से आया था पटना से दिल्ली वापस। उसके बाद से ट्रेन में बैठने का मौका ही नहीं मिल रहा था, तो काफी मजा आया। इंस्टाग्राम में देखा था। पटना बढ़िया जगह है, अमृत पटना से है। बढ़िया। गांधी पार्क वहां पे सबसे बड़ा पार्क है, उसी के अंदर जाते रहते थे कभी कभार हम। एरे में सब एरे का क्वेश्चन नहीं हो पाता है। सब एरे का क्वेश्चन, सब एरे के क्वेश्चंस देखो, फिर नेट पर सर्च करो और क्या, कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और उनको पकड़ के सॉल्व करना ट्राई करो एक एक करके, एक एक करके। गोलघर ऑल्सो। मेरे को याद नहीं, आई थिंक मैं गया हूँ गोलघर शायद, मेरे को याद नहीं। पटना में, पटना में बहुत घूमा हूं मैं, 1 साल बस वहां पे यहाँ वहाँ एक्सप्लोर किया काफी। एक एक जगह, एक मार्केट है वहां पे गांधी पार्क के पास ही, जहाँ पर बुक्स मिलती हैं बहुत सारी। बुक्स मतलब ऐसे रोड पे बिखरी सी पड़ी रहती हैं, जैसे यहाँ पे दिल्ली में वो है ना पुरा नई सड़क। दिल्ली में नई सड़क गया है कोई? ऐसे ही वहाँ एक मार्केट होता है। ठीक है, लेट्स। आई थिंक आ गए काफी सारे लोग। नैनीताल आइए, बुलाइए तो हम आएंगे। अभी आई थिंक वीआईटी, वीआईटी आने का सीन बन रहा है। आपको लाइव देख के अच्छा लगा? उज्जवल, आप एलपीयू से ही हो क्या? अरे नाइस। कल थे, कल मिले थे मेरे से कि नहीं मिले थे? कल मैं काफी सारे लोगों से मिला भी था पर्सनली। अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं। बाकी मैं इनका कॉलेज देखा मैंने, एलपीयू कॉलेज भाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पैदल तो मैं घूम ही नहीं पाता उसके अंदर। ठीक है, आएंगे यार। अब मैं कॉलेजेस भ्रमण पर निकलूंगा, क्योंकि अभी यूट्यूब के ऊपर मैं इतना ज्यादा फ्रिक्वेंसली तो डाल नहीं रहा। एक एक वीडियो डेली आ रही होती है कोडिंग चैनल के ऊपर, लेकिन वो हो जाएगा मैनेज। ठीक है, डेली किस दिन नहीं डालिए, एक दिन डाल दिए, एक दिन नहीं डालिए, उससे भी काम हो जा रहा है। तो अभी हम कॉलेजेस घूमेंगे, क्योंकि अभी आई थिंक एग्जाम्स खत्म हो गए लोगों के। गलगोटिया तो आया था, भारत या भरत। चलो आज हम बात करते हैं कुछ टॉपिक्स की। ग्राफ के अंदर आ गए होंगे काफी सारे लोग, थिंक आ गए। ठीक है, आपको अगर बुलाना है अपने कॉलेज के अंदर तो अपने कोऑर्डिनेटर्स वगैरह से बात करो। ठीक है, जो भी मैनेज करते हैं ये सारी चीजें, अपने सीआर वगैरह से बोलो कौन मैनेज करता है, पूछो उनसे। या फिर अपने कॉलेज के अंदर देखो, सेल्स होते हैं कुछ, ठीक है, टेक्निकल सेल्स वगैरह, उनको बोलो। तो वो मुझे ईमेल भेजेंगे मेरे ऑफिशियल ईमेल पे, अपने ऑफिशियल ईमेल के द्वारा। देन उसके बाद मैं इनविटेशन एक्सेप्ट करूंगा। ऐसे नहीं कि आ जाओ मैं आ जाऊं उठ के, किसने बुलाया नहीं पहुंच जाओ, ऐसे थोड़ा होगा।
ठीक है, तो इस तरीके से बात होती है, तभी जाके होती है। वो सारा सारा फिर शिवम ही हैंडल कर रहा होता है कि कैसे बुलाना है, किस किस कॉलेज में कब कब जाना है, ऐसे। ठीक है, तो वो मेरी ईमेल वगैरह सारा शिवम, मेरा छोटा भाई है, वो हैंडल कर रहा होता है। एनीवेज, आज आते हैं इस वाली क्लास के अंदर। बहुत बात हो गई घूमने फिरने की। देखो, आज हम बात करने वाले हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के बारे में। टुडेज क्लास इज ऑल अबाउट टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग से कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर पाते हो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग आप लोग कर कैसे पाते हो, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है इन डिग्री। इन डिग्री जानने का जरूरी है, ठीक है। और डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर जानना जरूरी है, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है पहले उसको समझते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ ऐसे हम लोगों को पता है ऑलरेडी, कि जब आपको कोई ऐसा ग्राफ बन रखा है जिसके अंदर आपको डायरेक्शन दे रखी है, राइट, इस तरीके से आपको डायरेक्शन दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, 0 1 2 3, सपोज करो इस तरीके से आपको डायरेक्शन दे रखी है, इस तरीके से आपको ग्राफ के अंदर। तो हमें पता है हम 0 से 1 जा सकते हैं, लेकिन 1 से 0 नहीं आ सकते, ठीक है। 1 से 0 कोई एज नहीं है, इसे हम कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। सपोज करो इस तरीके से डायरेक्टेड ग्राफ दे रखा है, तो इसके अंदर हमें बोला जा सकता है इन डिग्री क्या होगी। इन डिग्री का मतलब होता है बेसिकली कि किसी वर्टेक्स के अंदर कितनी एजेस आ रही हैं, ठीक है। किसी वर्टेक्स के अंदर कितनी एजेस आ रही हैं, उसे हम कहते हैं इन डिग्री। जैसे यहां पर 3 वर्टेक्स इसके अंदर आ रही हैं, इसके अंदर से जा भी सकते हैं कुछ वर्टेक्स ऐसे करके, तो इसके अंदर से इन डिग्री तो इसकी 2 हो गई इसका मतलब। और एक होता है आउट डिग्री, इन डिग्री सॉरी 3 होगा इसके अंदर, और आउट डिग्री होगा इसके अंदर 2, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप यहां बात करें 0 1 2 3, तो इसकी मुझे आप बताइए कि 0 1 2 3 की इन डिग्रीज क्या क्या है। 0 की इन डिग्री कितनी है, 1 की इन डिग्री कितनी है, 2 की और 3 की, हर एक की इन डिग्री बताओ मुझे। 0 की 0 है, बिल्कुल सही बात है, बस लिख दो। 0 की 0 है, 1 की 1 है, 2 की 2 है, और 3 की भी 2 है, राइट। 0 1 2 2, 0 1 2 2 कैसे आया ये 0 1 2 2? दोबारा बात कर लेते हैं कि 0 वाली वर्टेक्स के अंदर कितनी एजेस आ रही हैं, कितनी ऐसी एजेस हैं जिनका डेस्टिनेशन 0 है, ऐसी कोई भी एज नहीं है, ठीक है, इसीलिए 0 हो गया। ऑलराइट, उसके बाद 1 हमने पकड़ा, तो 1 के अंदर कितनी वर्टिसेस आ, कितनी एजेस आ रही हैं, तो 1 के अंदर सिर्फ एक ही एज आ रही है, वो कौन सी है, वो ये वाली है, ये वाली एज आ रही है, तो ये होगी इसकी इन डिग्री 1। 2 के अंदर ये वाली 2 एजेस आ रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इसलिए इसकी इन डिग्री हो गई 2। और सिमिलरली 3 के अंदर ये 2 एजेस आ रही हैं, इसलिए इसकी इन डिग्री हो गई 3, ओ सॉरी 2, ठीक है। 3 की 3 नहीं होगी, 3 की 2 है, एक ये एज आ रही है इसके अंदर और एक ये एज आ रही है, तो इसलिए इसकी 3 की 2 हो जाएगी इन डिग्री। तो अगर आपको इन डिग्री कैलकुलेट करनी है ना हर एक वर्टेक्स की, तो आपने करना क्या है, हमें पता है हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्मेट में हो सकता है। अगर एडजेसेंसी लिस्ट की तरह नहीं है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स की तरह, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। सेम फंडा लगने वाला है। कैसे होगा, सपोज करो इस ग्राफ के लिए आपकी एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनी होगी, 0 1 2 3, तो 0 के लिए कनेक्टेड होगा 0 से 1 और 0 से 2, 1 के लिए कनेक्टेड होगा 2 एंड 3, 2 से कनेक्टेड है 3, और 3 से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर निकालनी है इन डिग्री सभी की, सपोज करो इन डिग्री नाम का एक एरे बना लेते हैं हम, 0 1 2 3, ये हमारा इन डिग्री एरे है, इसका नाम है इन डिग्री, इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसके अंदर हमें जाना है अपनी इस एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट या फिर एरे लिस्ट ऑफ लिंक लिस्ट के अंदर जाना है हमें। हमें देखना है कि ये 1 आया, यहाँ पे 1 आया है, इसका मतलब 1 किसी ना किसी की डेस्टिनेशन है, 1 एक्चुअली 0 की डेस्टिनेशन है, तो 1 की इन डिग्री को इंक्रीमेंट कर देंगे। शुरुआत में सबकी इन डिग्री 0 रखी होगी, यहाँ पे 1 की इन डिग्री को हम 0 से कर देंगे 1। उसके बाद हमें मिला 2, तो 2 की भी इन डिग्री को इंक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद हमें अगला मिला 2, 2 की इन डिग्री को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, 1 से हो जाएगा 2। फिर हमें मिला 3, 3 की हम इंक्रीमेंट कर देंगे, 3 की हो जाएगी 1। और फिर हमें मिला 3, 3 की हम दोबारा से इंक्रीमेंट कर देंगे, 3 की हो जाएगी 1 से 2। तो हमें मिल गया वही जो हम कह रहे थे पहले, 0 1 2 2, राइट।
तो इन डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना, बस इस पूरे के पूरे एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट के अंदर ट्रैवल करना है, और जब भी कोई एलिमेंट मिलता है उस एलिमेंट की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देना है। इसको जरा एक बार कोड में देखते हैं किस तरीके से आप लोग इन डिग्री कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो लेट्स ओपन दिस। हम ऐसे नहीं करते हैं, इसके अंदर ना एक नया पैकेज बनाते हैं। और मैं क्या करूंगा कि हमारे पास ग्राफ है यहाँ पे, राइट। मैं बेसिक ग्राफ का जो स्ट्रक्चर रहने वाला है वो यहाँ से कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। पूरा का पूरा तो नहीं, इतना पूरा ही कर लेते हैं फिलहाल के लिए। एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट ये रहा, इतना भी अगर कर लिया कॉपी तो काफी है। कि इसको यहाँ नहीं लिखना चाहिए, इसका नाम फिर हमें मेन क्लास, इसके अंदर एक दूसरी क्लास डालते हैं। इस तरीके से परफेक्ट। इसके अंदर हमें बनाना है इन डिग्री नाम का एरे। जरा देखो कैसे बनेगा। तो void in डिग्री, सपोज करो इसके अंदर हम यही वाला ग्राफ ले रहे हैं और इसके अंदर हम एक इन डिग्री नाम का एरे पास करते हैं इस तरीके से। तो उसका काम है अपनी इस इन डिग्री को इनिशियलाइज कर देना, ठीक है। वैसे तो हम चाहें तो हर ग्राफ के अंदर अपनी इन डिग्री भी होती है, तो इस इन डिग्री नाम के एरे को यहाँ भी बना सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन डिग्री ऐसे करके इसको हमें इनिशियलाइज करना है यहाँ पे। इन डिग्री इक्वल्स टू न्यू इंट, जितनी वर्टिसेस हैं उतने के साथ इनिशियलाइज हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर पास करने की जरूरत नहीं है हमें, इन डिग्री हमारी यहाँ इनिशियलाइज हो जाएगी अपने आप ही। हमें करना क्या है, हमें इस पूरी की पूरी एरे लिस्ट में ट्रैवल करना है। तो फॉर एवरी एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, let's say adjacent in A, and then for every integer neighbor in adjacent, in degree of neighbor प्लस प्लस, इस तरीके से। तो बस इतना सा करेंगे, हमारी यहाँ पर इन डिग्री बन जाएगी। ये समझ में आएगा। एड डिग्री वाला मेथड चेंज होगा ना। एड डिग्री क्या है, ठीक है। एड एच चेंज हो जाएगा क्या? हाँ सही कह रहे हो, एड एज एज चेंज हो जाएगा क्योंकि सोर्स टू डेस्टिनेशन जा रहे हैं, डेस्टिनेशन से सोर्स नहीं जा रहे होंगे। बिल्कुल सही पॉइंट किया इन्होंने, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। वेरी गुड, अच्छा पॉइंट किया इन्होंने। अब जरा समझते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये इस तरीके से हमारी डिग्रीज होती हैं, ठीक है। हमारी डिग्रीज कुछ इस तरीके से होती हैं। लेट मी जस्ट कंप्रेस इट अ लिटिल बिट।
देखो यहाँ पे हो क्या रहा, हमारा कुछ इस तरीके से एडजेसेंसी लिस्ट बन रखी है, 0 1 2 3, 0 के अंदर 1 2 है, 1 के अंदर 2 3 है, 2 के अंदर 3 है, एंड देन 3 के अंदर कुछ भी नहीं है। मैंने कॉल किया इन डिग्री, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इन डिग्री नाम का जो एरे है, जिसके अंदर पहले सब में 0 0 फिल हो रखा था, क्योंकि यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ है, तो इन डिग्री के अंदर सबके अंदर 0 आ चुका है, तो ये दोबारा इनिशियलाइज हो जाए, और इस बार मतलब सारी वैल्यूज आ जाए इसके अंदर, ये 0 1 2 2 ये वैल्यू आ जाए इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, मैं सारी की सारी वैल्यूज में जा रहा हूँ, सारी एरे लिस्ट में जा रहा हूँ। तो फॉर ईच लूप है ये। फॉर ईच लूप कैसे काम करता है कि हमारे पास है एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट, राइट, एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट है। मैं इसके अंदर जो बीच वाला पार्ट है इसके अंदर ट्रेवल कर सकता हूँ, तो वो मैंने लिख दिया कि मैं हर एक लिस्ट में ट्रेवल कर रहा हूँ, उसके वेरिएबल का नाम रख दिया मैंने एडजेसेंट। तो हर एक लिस्ट में ट्रेवल करूंगा, पहली लिस्ट है मेरी 1 2, 1 2 वाली लिस्ट के अंदर ट्रेवल करते टाइम मैं उसके हर एक एलिमेंट में ट्रेवल करूंगा फिर। तो एक और फॉर लूप बनाया मैंने, और वो है हमारा इंटीजर, ठीक है। तो अब मेरे को सिर्फ इसके अंदर ट्रेवल करना है, बीच वाले पार्ट में, विच इज इंटीजर ओनली। इसको मैंने नाम देते हैं नेबर। और मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी मेरे को नेबर मिल रहे हैं उनकी इन डिग्री को मैं इंक्रीमेंट करते जा रहा हूँ। तो इन डिग्री ऑफ 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस। तो इन डिग्री ऑफ 1 पहले 0 था, 0 से हो जाएगा यहाँ पे 1, इस तरीके से। उसका फिर अगला एलिमेंट मिलेगा मुझे 2, और इन डिग्री ऑफ 2 हो जाएगा फिर प्लस प्लस। तो पहले ये 0 था, ये 0 से हो जाएगा 1। तो इसके बाद हमारा एरे बन जाएगा 0 1 1 0, इस तरीके से। उसके बाद हम इस फॉर लूप में से निकलेंगे, अगले वाले एरे लिस्ट ऑफ एरे में जाएंगे, विच इज दिस 2 3, 2 3 में जाएंगे। और फिर 2 3 के अंदर मुझे मिला 2, तो मैंने 2 के लिए इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 से 2। 3 के लिए इंक्रीमेंट कर दिया तो हो जाएगा 0 से 1। उसके बाद मैं अगली में जाऊंगा, विच इज 3, 3 के लिए इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से 2। उसके बाद 3 में जाऊंगा, लेकिन 3 वाले में कुछ है ही नहीं, तो फाइनली मुझे ये 0 1 2 2 इंक्रीमेंट होकर मिलेगा। हम यहाँ पे एक बार इस ग्राफ को भी बना के देख लेते हैं। तो मुझे करना क्या है, ग्राफ 3, ग्राफ इक्वल टू न्यू ग्राफ 3, इसके अंदर में वर्टिसेस पास करनी होती है, int v इक्वल टू 3। उसके बाद मैंने कॉल करना है ग्राफ डॉट इन डिग्री, इस तरीके से। और इससे हमारी ग्राफ की इंडिग्री इनिशियलाइज हो जाएगी। और उसके बाद अगर मैं अपनी ग्राफ की इंडिग्री को प्रिंट करके देखना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, मेरे ख्याल से मेरे पास ये एक्सेसिबल है, हाँ ठीक है। तो हमें करना क्या है, फॉर इंट ई इन ग्राफ डॉट इंडिग, इस वाले एरे के अंदर ट्रेवल कर लेते हैं, आउट। पहले इस ग्राफ को इनिशियलाइज भी कर लेते हैं, मतलब इस ग्राफ को मैंने एजेस तो डाली नहीं इसके अंदर, तो ग्राफ डॉट एड एज, सोर्स है 0, डेस्टिनेशन है 1, तो 0 से 1 वाली एज डल जाएगी इससे। सिमिलरली मुझे और भी बहुत सारी एज डालनी है इसके अंदर, तो 0 से 1 वाली हो गई। उसके बाद 1 से 3 वाली, 1 से 3 वाली। उसके बाद 1 से 2 भी है, एक 0 से 2 भी है, और एक 2 से 3 है। ठीक है, ये 5 एज हो गई, 1 2 3 4 5, ये 5 एजेस यहाँ भी हो गई। तो हमारा ग्राफ यहाँ पे बन गया है। उसके बाद मैंने इंडिग्री वाला फंक्शन कॉल कर दिया, तो ये हमारी इंडिग्री कैलकुलेट हो जाएगी यहाँ पे। और देखते हैं कुछ एक्सेप्शन आएगा। ये आया हमारा इधर इन डिग्री ऑफ नेबर प्लस प्लस करते टाइम। अच्छा, यहाँ पे नेबर वर्टिसेस 3 या वर्टिसेस 4 है एक्चुअली, तो यहाँ पे इसलिए दिक्कत हो गई। 0 1 2 2 ये काम कर रहा है, समझ में आ गया वो सबको, b = 4 होगा, सही बात है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अभी तो हमने सिर्फ इन डिग्री ही पढ़ा है। इन डिग्री की हेल्प से हम लोग कैसे कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे, वो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो ये तो एनीबॉडी जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन से डोमेन में ज्यादा है, डीएसए या डेवलपमेंट। देखो, करना दोनों ही होता है अपने को। अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, तो अगर आपको सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना है तो सिंपली आप डेवलपमेंट करके भी आगे बढ़ सकते हो, और आपको एज अ जावा डेवलपर रख लेंगे, आपको एज अ वेब डेवलपर रख लेंगे, एंड्रॉइड डेवलपर रख लेंगे, ठीक है। इवन कुछ कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर भी, कुछ कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर, सभी में नहीं, बहुत कम होती है जो कि डेवलपमेंट बेसिस पे ले रही होती है।
लेकिन बिना डेवलपमेंट किए आपको लेंगे भी नहीं, कोई भी कंपनी नहीं लेगी डेवलपमेंट, क्योंकि एट द एंड कंपनी में तो काम डेवलपमेंट का ही करना होता है। बस यही है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने बना रखा है कि हमारा जो हायरिंग क्राइटेरिया है वो डीएसए है, तो करना तो अपने को दोनों ही होता है। ऐसा नहीं कि आप एक से बच जाओगे, करना दोनों ही है। इट्स अप टू यू कि आपको अपनी कौन सी चीज को मास्टर करना है। क्या आपको डेवलपमेंट को मास्टर करना है? डेवलपमेंट को मास्टर करोगे तो भी जॉब्स हैं, कम हैं सिर्फ डेवलपमेंट के बेसिस पे, जबकि करना एट द एंड सबको डेवलपमेंट ही होता है कंपनी के अंदर जाने के बाद भी, ठीक है। लेकिन हायरिंग के चांसेस बढ़ रहे थे, हमारा डीएसए स्ट्रांग होता है। और सिर्फ डीएसए करके आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, लेकिन तो डीएसए के अलावा डेवलपमेंट करके आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। करना दोनों ही होता है बच नहीं सकते। एड एज वाला बता दो। एड एज, देखो एड एज कैसे हो रहा है, ये हमने वैसे लास्ट क्लास में भी देखा था। ये हो क्या रहा है इसके अंदर, जब आपने किया एड एज 01 तो क्या हुआ, देखो 01 किया तो क्या हुआ, हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, एड एज वाला फंक्शन। ये करता है, ये ढूंढता है एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट हमने बना रखा, राइट। ये हमारी एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट है, ये वाली ये चीज, दिस इज आवर एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट, राइट। तो इसके अंदर इसने जीरो वाली एरे लिस्ट को ढूंढा, जीरो वाली एरे लिस्ट यहाँ मिल जाएगी इसको, और उसके अंदर इसने 1 को डाल दिया। तो a डॉट गेट सोर्स मतलब a डॉट गेट 0 डॉट एड डेस्टिनेशन मतलब एड 1, तो 0 के अंदर 1 को ऐड कर दो। उसके बाद हमने क्या 1 3, तो इसने 1 वाली को ढूंढा और उसके अंदर 3 डाल दिया, तो 1 के बाद यहाँ पर 3 डलेगा, ना कि 2, पहले 3 डलेगा बाद में 2। उसके बाद होगा 1 2, तो 1 के अंदर 2 डल जाएगा फिर बाद में, ऐसे। फिर एड एज 0 2, तो 0 वाली के अंदर 2 डल जाएगा इस तरीके से, एंड देन 2 3, तो 2 वाली के अंदर 3 डल जाएगा। तो इसी तरीके से आपका एड एज काम करता है। और उसके बाद इन डिग्री तो समझ में आ गया होगा। मॉडर्न का क्वेश्चन है, एड एज फंक्शन में ही इन डिग्री प्लस प्लस करके भी कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको अलग बता दिया, इन डिग्री आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन एक फंक्शन का काम ना एक ही रखना चाहिए आपको हमेशा, बाकी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जब हम डेस्टिनेशन कॉल मतलब जब हम कोई एज को ऐड कर रहे हैं तभी उसके डेस्टिनेशन को इन डिग्री प्लस प्लस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप। खैर अभी हमने देखा सिर्फ इन डिग्री, इन डिग्री कोई नहीं आता, इन डिग्री कोई नहीं पूछता आपसे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, कि चलो इन डिग्री बता दो ग्राफ की, इन डिग्री लेकिन काम में आता है। फर्दर हम देखेंगे अभी काम में आएगा, कैसे काम में आएगा जरा समझते हैं। तो अब आते हैं हम अगले कंसेप्ट के ऊपर, विच इज टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इन अ ग्राफ। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, तो अगर आपको एक ग्राफ दे रखा है, सपोज करो इस तरीके का कोई ग्राफ है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, सपोज करो इस तरीके से कोई ग्राफ है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो रखा है, ठीक है। तो ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है, और इसके अंदर आपको बोलते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट बताओ। तो ग्राफ को सॉर्ट तो कर नहीं सकते आप, राइट, लेकिन ग्राफ को आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट कर सकते हो। तो ग्राफ की सॉर्टिंग ऐसी होती है कि जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट के ऊपर सबसे कम डिपेंडेंसी है उस एलिमेंट को सबसे पहले लिखो, और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा हाई डिपेंडेंसी है उसको सबसे बाद में लिखो। ये डिपेंडेंसी का मतलब क्या है अभी हम समझेंगे। तो बेसिकली आप देख रहे हो, अगर आप समझो इसे इस तरीके से कि किसी काम को करने के लिए, किसी ए काम को करने के लिए बी काम का होना जरूर मतलब सॉरी अगर किसी बी काम को करने के लिए ए काम का होना जरूरी है पहले, तो हम बोलेंगे ए की बी की ए पर डिपेंडेंसी है। ये बात समझ में आ रही है? इस एरो से ये पता चल रहा है कि बी काम को करने से पहले आपको ए वाला काम कर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब बी डिपेंड्स ऑन ए। बात समझ में आ रही है? जैसे आप बोल सकते हो कि जब आपको अगर एक प्रोसेस बनाते हैं, एक प्रोसेस बनाते हैं कि आप सुबह उठे और अपने स्कूल तक गए, तो ये तो हो गया आपका उठना, वेकअप, और ये हो गया आपका गो टू स्कूल। तो अगर आपको करना है ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट से पहले आपका उठना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो ब्रेकफास्ट की डिपेंडेंसी है आपके उठने के ऊपर। ऐसा तो नहीं ना कि बिना उठे ब्रेकफास्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से तो मतलब ब्रेकफास्ट की डिपेंडेंसी है वेकअप के ऊपर। और अगर आपको स्कूल जाना है तो हो सकता है आप ब्रेकफास्ट करके जाओ, या फिर हो सकता है बस आप गेट ड्रेस्ड और गो टू स्कूल, इस तरीके से। तो इसका मतलब
गो टू स्कूल जाने से पहले आपको ड्रेस होना जरूरी है। उसके बाद फिर आप ये कर सकते कि ब्रेकफास्ट के बाद भी जा सकते हो स्कूल, या फिर उठने के बाद आपने ड्रेस किया एंड देन स्कूल चले गए, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये डिपेंडेंसी समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको एक प्रोसेस बनानी है कि मेरे को कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, एक प्रोसेस में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं कि मेरे को पहले काम कौन सा करना है, बाद में कौन सा काम करना है, तो उसके लिए आपको वहां पे एक टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करनी पड़ती है कि मैं पहले उठूंगा, देन ब्रेकफास्ट करूंगा, देन मैं ड्रेसअप होऊंगा एंड देन स्कूल जाऊंगा। या तो मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मैंने इनको नंबरिंग दे दी सपोज करो इस तरीके से 0 1 2 3, तो इसके अंदर मेरी दो ऑर्डरिंग बन सकती है। या तो मैं करूं 0 1 2 3, या फिर मैं करूं 0 2 1 3। ठीक है, मैं किसी भी ऑर्डर में जा सकता हूं और दोनों ही मेरे वैलिड टोपोलॉजिकल ऑर्डर कहलाएंगे। इस बात में किसी को कोई डाउट? अगर मेरे को सारे के सारे काम करने हैं तो मुझे किस ऑर्डर में वो काम करने हैं? 0 हमेशा पहले आएगा, 3 हमेशा एंड में आएगा, क्योंकि 1 और 2 के बीच में आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इसीलिए आप 1 और 2 को हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर डिपेंडेंसी होती कि भाई ड्रेस होने से पहले खाना खा लेना है, कि ड्रेस बाद में होना, खाना पहले खाना है, तो इसका मतलब आपको ऐसे एक डिपेंडेंसी बन जाएगी। तब आप लिखोगे 0 2 1 3। ठीक है, तो आपकी ये वाली फिर काम नहीं करेगी। दिस इज नॉट द वैलिड वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इन दैट केस। आप पहले 0 से 2 पे जाओगे, देन 2 से 1 पे, देन 1 से 3 पे, अगर ऐसी वाली एक लाइन बन रखी होती तो, कि ड्रेस होने से पहले ब्रेकफास्ट करना है। एकदम मस्त क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से यार डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे काम में आती है आपकी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। पूरे टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पूरे टाइम आपकी प्रोसेसेस डिफाइन करते टाइम आपकी यही लग रही होती है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग लग रही होती है शेड्यूलिंग करते टाइम। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, कौन सी वाली प्रोसेस को पहले करना है, उसके लिए उनको निकालना पड़ता है किसकी डिपेंडेंसी है किसके ऊपर। जिसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी है उसको बाद में करेंगे, जिसके ऊपर सबसे कम डिपेंडेंसी उसको पहले कर रहे होंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर जिसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी उसको पहले करने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो काम हो ही नहीं पाएगा, उसको चाहिए कि मेरे होने से पहले इस काम को तो करके लाओ मेरे लिए। ठीक है, तो उस जगह पे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की जरूरत होती है। और ये आपको ग्राफ समझ में आ रहा होगा, जब आपकी ये ऐसे एरो बना होता है तो इसका मतलब B इज डिपेंडेंट ऑन A। तो अगर आपको इसके अंदर करना है जीरो, ये जो मैंने ग्राफ बना रखा है 0 1 2 3 4 5, इसके अंदर अगर मैं बोलूं आपको टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिख के बताओ, तो मुझे लिख के बताओ जरा, इस वाले ग्राफ के अंदर जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इन दिस ग्राफ, बताओ। 0 2 1 3 4 5, 0 1 2 3, 0 2 1 3 4 5, बिल्कुल सही है। 5 4 कहा शुभम ने? 5 के बाद 4 नहीं, गलत है। 5 के बाद 4 नहीं होगा शुभम, सोच के देखो, 5 सबसे एंड में होगा। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ के लिए हमारी बन जाएगी 0 2 1 3 4 5, इस तरीके से। एक ग्राफ के लिए 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये हमने समझ लिया है। जैसे हमारा यहाँ पे जो ग्राफ था ये वाला, इसके अंदर 2 टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग थी और दोनों ही वैलिड है इसके अंदर। तो एक ग्राफ के अंदर 2 भी हो सकती हैं, इस वाले ग्राफ के अंदर 2 पॉसिबल नहीं है, इस वाले ग्राफ के अंदर सिर्फ एक ही पॉसिबल है। अगर आपका ग्राफ अलग तरीके से होता तो दोनों पॉसिबल हो सकती थी। जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया होता, ये अगर एज ऐसे होती तो 0 1 2, हाँ अगर ऐसे लिखा होता तो मेरे यहाँ पर 2 बन सकते थे। क्या क्या बन सकते थे? 0 1 2 3 4 5, या फिर 0 1 3 4 5 2। ठीक है, इस वाले ग्राफ के अंदर ये वाली टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग समझ में आ रही है आपको कैसे की मैंने? ये भी तो वैलिड है। 2 को करने के लिए बस 0 और 1 का होना जरूरी है, 2 को बाकियों से फर्क नहीं पड़ता।
समझ रही है ये वाली? समझ के देखो आएगी कि बेसिकली इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ए से बी कोई एज है तो ए पहले आना चाहिए, बी बाद में आना चाहिए, बस सिंपल एज दैट। ठीक है, तो टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग के अंदर एक और डेफिनेशन होती है इसकी कि टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग फॉर एवरी एज ए टू बी ए appears before B, बस इतना याद रखना है बस, और कुछ नहीं। तो आप यहां पर देख सकते हो किसी भी एज के लिए, सपोज करो 1 2 वाली एज को देखो तो 1 पहले आना चाहिए, 2 बाद में आना चाहिए, इस तरीके से। अगर आप देखोगे 1 से 3 वाली एज को तो 1 पहले आना चाहिए, 3 बाद में आना चाहिए। अगर आप देखोगे 4 to 5 वाली एज को तो 4 पहले आना चाहिए, 5 बाद में आना चाहिए। इस तरीके से काम करता है। आप किसी भी एज के लिए देख सकते हो, 0 से 1 वाले के लिए 0 पहले आना चाहिए, 1 बाद में आना चाहिए। तो अब आई थिंक समझ में आ रहा हो कि हाँ ये भी एक वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ही है। 2 एलिमेंट एक को पॉइंट कर रहे हो तो उस लास्ट में रख दें। 2 एलिमेंट अगर एक को पॉइंट कर रहे हैं, जैसे इस केस में 3 और 4 5 को पॉइंट कर रहे हैं, तो 5 बाद में आएगा, 3 और 4 पहले आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि अगर 3 4 को पॉइंट कर रहे हैं तो 3 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा। इस तरीके से सॉर्टिंग हो रही होती है। तो अगर आपको वो वाला समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से डिपेंडेंसी वाला काम हो रहा है, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि फॉर एवरी एज यू ए टू बी ए अपीयर्स बिफोर बी इन द सॉर्टिंग। तो ये दोनों की दोनों इसकी वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है। पांच और दो में किसको लेंगे? 5 और 2 में कोई एज ही नहीं है, देख रहे हो? 2 और 5 में कोई एज नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। 2 और 5 को फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा। बात समझ आ रही है मनीष? 2 और 5 रिलेटेड ही नहीं है। मंसूब, मनीष, समझो बात को। 2 और 5 आपस में रिलेटेड नहीं है, तो 2 और 5 को आप कहीं भी लिख सकते हो, बाकियों को संभालो, 2 और 5 को भूल जाओ। ठीक है, 0 1 3 4 2 5, 0 1 3 4 2 5, हाँ बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल सही है ये भी। मॉरियन, बेसिकली बस ये फंडा फॉलो होना चाहिए, सिंपल सा फंडा ये फंडा जिसमें फॉलो हो रहा है वो सारे सारे वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है। मैं ये नहीं कह रहा ये 2 ही हैं, इसके अलावा जो इन्होंने बताया मॉरियन ने वो भी है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें तो कोई अब डाउट नहीं रहा होगा कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कैसे होता है, लेकिन दोनों पर 2 2 पॉइंट कर रहे हैं। भाई देखो, पॉइंट कुछ भी कर रहा हो फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान में रखो कि फॉर एवरी एज ए टू बी ए अपीयर्स बिफोर बी, तो सारे सारे वैलिड टोपोलॉजिकल हैं। मॉरियन ने जो लिखा है वो भी एकदम सही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो उन्होंने लिखा है 0 1 3 4 2 5, इवन दिस इज अ वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। ठीक है, इवन ये भी लिख सकते हो आप 0 1 3 2 4 5, ये भी है वैलिड। 0 1 3 2 4 5, इस तरीके से ये सारे सारे वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के एग्जांपल्स हैं। आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि 0 हमेशा सब में सबसे पहले आ रहा है। कोई भी ऐसी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग नहीं मिलेगी आपको जिसमें 0 पहले ना आ रहा हो। 0 इज गारंटीड टू बी द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, आंसर के वेरिएशन रहेंगे, हाँ बिल्कुल। आपका आंसर जो चेक होगा, कंपाइलर जो आपका रन टाइम पे चेक करेगा, वो क्या करेगा, आपकी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को लेगा और इसको चेक करेगा कि इज इट अ वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग और नॉट, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं आंसर इसके। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे वो उसके कंपाइलर का काम है। हमारा काम है वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग निकाल के देना। तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इन इन तरीकों से चलोगे तो भी आप सारे के सारे काम को कर पाओगे, 0 से लेकर 5 तक सारी प्रोसेस को आप कर पाओगे अगर इन स्टेप को फॉलो किया आपने। अगर आपको 5 को करना है तो 5 को करने से पहले आपको बस 4 को कर लेना है, 4 को करने से पहले आपको 3 को कर लेना है, चाहे फिर वो कैसे भी हो रहे हो, चाहे कहीं भी हो रहे हो। 3 को करने से पहले आपको 1 को कर लेना है, और 1 को कर लेने से आपको पहले आपको 0 को कर लेना है, और सिमिलरली 2 को कर लेने से पहले आपको 0 कर लेना है, और 2 को कर लेने से पहले आपको 1 को करना है। इस तरीके से समझो बस, फिर चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हो फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो मैंने लिखी है डेफिनेशन, यही क्रूशियल है बस, कि फॉर एवरी एज ए टू बी ए अपीयर्स बिफोर बी। अब मैं क्या बताने वाला था, हाँ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के बारे में कुछ और फैक्ट्स होते हैं, जरा वो भी समझ लेते हैं। कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग जब भी आप कर रहे होते हो तो आप एक साइक्लिक ग्राफ के अंदर नहीं कर सकते।
सपोज करो इस तरीके से ग्राफ है 0 1 2 3, तो इसके अंदर आप बता सकते हो मुझे क्या टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग होगी इसके अंदर? डेडलॉक, ये इनवैलिड होगा, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर एक साइकिल बन रही है, और जब भी एक साइकिल बन जाती है ना ग्राफ के अंदर, चाहे वो कैसे भी साइकिल बन जाए, चाहे वो कहीं भी बन जाए वो साइकिल, मान लो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा ग्राफ है, इसके अंदर यहां पर ऐसा साइकिल बन गई, कहीं भी बन सकती है, यहाँ पे ऐसे नहीं बनी मान लो तो ऐसे बन गई, तो यहां पर पॉसिबल नहीं है आपको एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट बताना, क्योंकि इस प्रोसेस को करने के लिए, मतलब आप समझ सकते हो, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको ये प्रोसेस चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए ये प्रोसेस चाहिए, सिमिलरली इस प्रोसेस को करने के लिए ये प्रोसेस चाहिए, और इस प्रोसेस को करने के लिए ये प्रोसेस खत्म होना जरूरी है। तो अगर आपके ऐसे साइकिल बनती जाएगी ना, कहीं भी बन जाए पूरे ग्राफ के अंदर साइकिल, फर्क नहीं पड़ता, अगर एक भी साइकिल प्रेजेंट है तो यू कैन नॉट डिफाइंड अ वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इन दैट ग्राफ। तो एक कंसेप्ट तो ये समझ में आ गया होगा आपको। और फिर एक बात और समझ में आ रही होगी, ये तो हो गया आपके डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ। तो जिन ग्राफ के अंदर साइकिल होती है और जिनके अंदर डायरेक्शन होती है उसे हम कहते हैं डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ। और हमें समझ में आ रहा होगा कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग इज ओनली फॉर डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। और क्योंकि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आपकी कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो इनको हम अलग ही चीज बोलते हैं, डैग। ठीक है, डैग्स बोलते हैं इनको, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स, बहुत ज्यादा हाईली यूज किए जाते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, तो आपके डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स के अंदर ही पॉसिबल है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करना, ये हमें समझ में आ रहा है। और एक चीज और समझ में आ जाएगी फिर, कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ की ना एक और प्रॉपर्टी होती है, कि डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि एटलीस्ट वन वर्टेक्स with in degree equals to 0, and then at least one vertex without degree 0। ये कैसे हो रहा है जरा खुद सोच के देखो, कि एटलीस्ट आपको एक वर्टेक्स मिलेगी जिसकी इन डिग्री 0 है, और एटलीस्ट एक वर्टेक्स मिलेगी उसकी आउट डिग्री 0 है, फॉर एवरी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ये हमेशा होगा, ये हमेशा ही होगा। आप यहां पर निकाल के देख सकते हो इस वाले ग्राफ की, तो 0 की इन डिग्री क्या है, 0 की इन डिग्री है 1, 1 की इन डिग्री है 1, 2 की इन डिग्री है 1, और 3 की इन डिग्री है 0। तो ये एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सॉरी इसके अंदर इन डिग्री तो 0 मिल गई एक की, आउट डिग्री देखते हैं, आउट डिग्री भी 0 होनी चाहिए। आउट डिग्री सॉरी इसकी भी इन डिग्री 1 ही है, मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 की भी इन डिग्री 1 है। तो ये एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ नहीं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक वर्टेक्स ऐसी नहीं है जिसकी इन डिग्री 0। तो एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के अंदर एक वर्टेक्स ऐसी कोई ना कोई जरूर होगी जिसकी इन डिग्री 0 होगी, और एक वर्टेक्स ऐसी जरूर कोई ना कोई होगी जिसकी आउट डिग्री भी 0 होगी, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर एक भी ऐसा नहीं है जिसकी इन डिग्री 0 है। इसका मतलब ये डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ है अपनी। और आपको समझ में भी आ रहा होगा ये हो क्यों रहा है। कम से कम एक वर्टेक्स ऐसी चाहिए जिससे आप अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर सको। ठीक है, कम से कम एक ऐसी प्रोसेस होनी चाहिए जहां से आप अपने काम को स्टार्ट कर सको। जहां से आप काम को स्टार्ट करोगे वो एक ऐसी वर्टेक्स होगी जो किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं होगी, वहीं से आपका काम स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ के अंदर कम से कम एक होनी चाहिए जिसकी इन डिग्री 0 है, और कम से कम एक होनी चाहिए जिसकी आउट डिग्री 0 हो। मतलब कहीं ना कहीं पे आके काम खत्म होना चाहिए, सर्कल में नहीं घूमते रहना चाहिए। कोई ना कोई एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे आके आप कह सकते हो कि हाँ अब यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया। जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि गो टू स्कूल जाके हमारा काम खत्म हो गया। और कम से कम एक ऐसा था जहां से हम स्टार्ट कर सकते थे, जो था वेकअप। वेकअप करने से पहले किसी और चीज की डिपेंडेंसी नहीं है, उठने से पहले किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं हो, ब्रेकफास्ट गेट ड्रेस्ड या फिर गो टू स्कूल, नहीं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं। ठीक है, और गो टू स्कूल के बाद आपके पास और कोई काम नहीं है। ठीक है, तो कम से कम एक होगा आपका जिसके पास इन डिग्री 0 होगी, कम से कम एक होगा जिसकी आउट डिग्री 0 होगी। ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपको बोला था कि ये हमेशा दोनों के दोनों ही 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। इस बात की सिग्निफिकेंस को समझ रहे होगे आप, कि हमेशा वहां से स्टार्ट करोगे आप अपने इस टोपोलॉजिकल सॉर्ट को जिसकी इन डिग्री 0 है। किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हो जिसकी भी इन डिग्री 0 हो,
और हमेशा एंड आप वहां पे करोगे जिसकी आउट डिग्री 0 है। कोई भी वर्टेक्स हो सकती है वो जिसकी आउट डिग्री 0 है। तो आप समझ रहे होगे इस वाले ग्राफ के अंदर हम 2 और 5 से ही खत्म कर रहे हैं इसको हमेशा, या तो 2 से खत्म हो रहा है या 5 से खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि 2 और 5 ऐसी वर्टिसेस हैं जिनकी आउट डिग्री 0 है, और सिर्फ एक 0 ऐसी वर्टेक्स है जिसकी इन डिग्री 0 है। ठीक है, तो 0 से ही काम स्टार्ट होगा आपका, काम खत्म आपका 2 पे भी हो सकता है, काम खत्म आपका 5 पे भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके कुछ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के और डायरेक्टली रिसाइक्लिंग ग्राफ की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, किसी एटलीस्ट एक वर्टेक्स का इंडिग्री 0 चाहिए। हाँ वही बात तो मैंने बोली। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये इसको समझने में कोई दिक्कत, ये जो मैंने अभी आपको थ्योरी बताई है इसके अंदर कोई डाउट है? क्लियर? नो, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो दिस वाज जस्ट द थ्योरी। अब हम कर रहे होंगे डैग में एक वर्टेक्स की इन डिग्री 0 एंड एक वर्टेक्स की आउट डिग्री 0 कंपल्सरी है, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल, यही तो बोल रहा हूँ। डैग की प्रॉपर्टी ये है, अगर ये नहीं है तो वो डैग नहीं है। ठीक है, बोथ कंडीशन शुड सफाइस, both conditions should be met for a directed acyclic graph। एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के अंदर ये दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी जरूरी है। अब अगर देखते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के अंदर कैसे टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि अगर डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ नहीं है तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप क्या ही टोपोलॉजिकल सॉर्ट कर लोगे, खुद ही सोच के बताओ। क्या ये वैलिड है 0 1 2 3? क्या ये वैलिड है? नहीं। मैं ये बोल सकता हूँ कि 0 से पहले 2 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 का होना जरूरी है, तो साइकिल बनती है तो कभी पॉसिबल नहीं है वो। तो अब इसके अंदर दो तरीके होते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट करने के, और टोपोलॉजिकल सॉर्ट करने के बाद बहुत सारी चीजें आप अचीव कर पाते हो। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट एक तरीके से ये ऐसा कुछ हो गया, एकदम बेसिक चीज होगी, जैसे कि बीएफएस डीएफएस। उसी तरीके से आपका टोपोलॉजिकल सॉर्ट भी एक बेसिक चीज है जिसकी वजह से आप लोग डिफरेंट क्वेश्चन कर पाते हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बीएफएस और डीएफएस को करना जरूरी था, क्योंकि इनके बेसिस पे आप लोग टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कर पाते हो। देन टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग के बाद कुछ और फर्दर क्वेश्चंस आप कर पाते हो। और बीएफएस डीएफएस करने से पहले आपको ग्राफ का पता होना जरूरी है। ठीक है, और बीएफएस डीएफएस में कोई रिलेशन नहीं है। तो यहां भी एक छोटा सा ग्राफ बन रहा है। ठीक है, रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसे ग्राफ के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो डीएफएस कैसे हो रहा होता है? डीएफएस तो हम सबको पता है। मैं काम करता हूँ इस वाले ग्राफ को ही कॉपी करके, कॉपी तो ही रखा है। ये हमारा ग्राफ है सपोज, एंड इस ग्राफ के अंदर मैंने ये वाली वर्टेक्स उल्टी कर दी थी, राइट? ऐसे ऐसे करते हैं। इसके अंदर हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट करते हैं। किसी भी वर्टेक्स से आप स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है 0 से स्टार्ट करना, आप 1 से स्टार्ट कर सकते हो, 2 से स्टार्ट कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर होता क्या है, आप लोग टोपोलॉजिकल सॉर्ट करते रहते हो, लेकिन जिस वर्टेक्स के ऊपर फर्दर कोई और डिपेंड नहीं है उस वर्टेक्स को आप एक स्टैक में डालते जाते हो। ठीक है, मैं बताऊंगा किस तरीके से डालेगा। तो एक स्टैक बनता है इसके अंदर इस तरीके से। ठीक है, और इस टैग के अंदर फर्दर एलिमेंट डलते रहते हैं, लेकिन समझेंगे कैसे। डीएफएस हम करेंगे। सपोज करो मैं डीएफएस 0 कॉल करता हूँ। डीएफएस 0 कॉल किया मैंने, डीएफएस 0 से क्या होगा, हमारी कॉल जाएगी डीएफएस। सबको पता है डीएफएस में 2 क्लास में बता चुका हूँ आपको। डीएफएस 0 से हम जाएंगे डीएफएस लेट्स से डीएफएस 2 पे चले गए। आपको समझ में आ रहा होगा डीएफएस 2 से डीएफएस 0 से डीएफएस 1 भी जा सकते थे, फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो डीएफएस 0 से डीएफएस 2 पे चले गए हम। अब डीएफएस 2 से फर्दर और कहीं जा सकते हैं? डीएफएस 2 से फर्दर और कहीं जा सकते हैं? बताओ, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे, डीएफएस 2 से कहीं और नहीं जा सकते, तो डीएफएस 2 से हम करेंगे बैक ट्रैक। लेकिन बैक ट्रैक करने से पहले 2 को डाल देंगे स्टैक के अंदर। ठीक है, अब बैक ट्रैक करके हम आगे डीएफएस 2 से डीएफएस 0। तो 2 से आगे हम 0 पे, अब हम डीएफएस 0 से कॉल कर देंगे अगले पे, विच इज डीएफएस 1। 2 भी मार्क कर दोगे उनको इस तरीके से। डीएफएस 1 को भी ट्रू मार्क कर दिया। डीएफएस 1 से कहां जाएंगे बताओ मुझे? डीएफएस 1 से कहां जाएंगे? 3, बिल्कुल सही बात है।
DFS 3 से हम जा सकते हैं DFS 4 पे, 5 पे भी जा सकते थे, फर्क नहीं पड़ता, और DFS 4 से हम जा सकते हैं DFS 5 पे। इन सबको हम ट्रू भी मार्क करते रहेंगे। DFS 5 से कहीं और नहीं जा सकते तो यहाँ से हम करेंगे बैक ट्रैक, तो जहां से कहीं भी जा सकते उसको हम डाल देंगे स्टैक में। 5 को हमने डाल दिया स्टैक में कि 5 का काम हो गया। 5 के जितने भी नेबर्स थे उन पे हम चले गए हैं, तो आप पीछे जाओ, 5 से ऊपर जाओ और अब 5 को डाल दो स्टैक में। ठीक है, तो जब 5 का काम हो जाए, 5 के सारे सारे नेबर्स को आपने ट्रैवल करे तो 5 को डाल दो स्टैक में। अब हम 4 पे जाएंगे। 4 के सारे सारे नेबर्स का काम हो गया तो 4 से भी हम बैक करेंगे और 4 को भी डाल देंगे स्टैक में इस तरीके से। और फिर 4 से आएंगे हम 3 पे, और 3 के भी सारे नेबर्स हो गए हैं। देख रहे हो आप, 3 का अगला नेबर है 5, लेकिन 5 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो 5 को थोड़ा दोबारा से विजिट करेंगे, तो 3 से भी हम करेंगे बैक और 3 को डाल देंगे हम स्टैक में। एंड देन 1 का भी हो गया काम, क्योंकि 1 का अगला नेबर 2 था, लेकिन 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो 1 2 पे दोबारा नहीं जाएंगे, तो 1 से भी हम करेंगे बैक, तो हम 1 को भी डाल देंगे इस तरीके से स्टैक में। एंड देन 0 के भी सारे नेबर्स हो गए, तो 0 से भी करेंगे हम बैक और 0 को भी हम डाल देंगे अपने इस स्टैक में। उसके बाद इस स्टैक में से एक करके एलिमेंट निकालो और प्रिंट कर दो, वो आपका टॉपोलॉजिकल सॉर्ट हो जाएगा। 0 1 3 4 5 2, दिस इज अ टॉपोलॉजिकल सॉर्ट, दिस इज वन ऑफ द टॉपोलॉजिकल सॉर्ट। ठीक है, तो ये आपका टॉपोलॉजिकल सॉर्ट ये आपको दिख रहा होगा। सबसे नीचे वो एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर किसी की भी डिपेंडेंसी नहीं है। अगर मैं कोई और राउट पकड़ लेता, सपोज करो मैं 0 से 1, 1 से 3, फिर 4 5 जाता, तो सबसे एंड में मेरा 5 होता, और फिर वापस आते टाइम मैं 1 का फिर अगला मेरे को 2 मिलता, एंड देन ऊपर 2 होता इस तरीके से। अगर मैं किसी और राउट से भी आता तो भी फर्क नहीं पड़ता मेरे को, 2 मेरा ऊपर कहीं आ जाता, वो भी वैलिड टॉपोलॉजिकल सॉर्ट होता ही, वो भी वैलिड टॉपोलॉजिकल सॉर्ट होता। ठीक है, तो इसके अलावा आप डिफरेंट डिफरेंट राउट्स में जाओ और अलग अलग राउट के लिए अलग अलग टॉपोलॉजिकल सॉर्ट निकालने का ट्राई करो। आप देखोगे कि हाँ, अलग अलग तरीके से अगर हम ट्रैवल करते हैं इसके अंदर, तो भी हमारे पास वैलिड टॉपोलॉजिकल सॉर्ट आ जाते हैं। 2 कैसे आया पहले, बस मैंने लिख दिया यार 2 पहले, मैंने आपको बताया था ना, मैं 2 पहले लिख सकता हूँ या फिर मैं 1 भी पहले लिख सकता हूँ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो मुझे पहले मिल जाएगा मेरे नेबर्स के अंदर उसको मैं पहले लिख रहा हूँ। DFS 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ DFS 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा आपका एक ऊपर फॉर लूप होता है ना, एक फॉर लूप होता है DFS के अंदर। वो बोलता है कि जो भी नॉट विजिटेड है वहां से स्टार्ट कर दो, जो भी नॉट विजिटेड है वहां से DFS स्टार्ट कर दो, राइट। तो आपका देखा जाएगा कि अच्छा DFS 5 नॉट विजिटेड है, तो आप DFS 5 से कॉल कर दोगे, और 5 से फर्दर और कहीं नहीं आ सकते, तो 5 को आपने सबसे नीचे स्टैक में डाल दिया होगा। फिर आप अगला एलिमेंट देखोगे, अगला एलिमेंट कौन सा नॉट विजिटेड, अगला एलिमेंट आपको मिलेगा 0 नॉट विजिटेड, तो फिर आप DFS 0 स्टार्ट कर दोगे। तो बेसिकली सारे के सारे नॉट विजिटेड एलिमेंट पे जाना होता है आपको, किसी भी ऑर्डर में जा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ऑर्डर में आप सारे सारे नॉट विजिटेड एलिमेंट पे फॉर लूप चला रहे होते हो। लेकिन आप देखोगे अल्टीमेटली आपका स्टैक कुछ ऐसे ही बनेगा जिसके अंदर वो टॉपोलॉजिकल सॉर्ट को फॉलो कर रहा हो। और ये जरूरी भी है, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये कितना इंट्यूटिव है कि ये काम करेगा ये तरीका। क्यों काम करेगा ये तरीका? क्योंकि आप एक ऐसे एलिमेंट पे चले गए जिसके नीचे फर्दर और कोई उसका चाइल्ड मिल ही नहीं रहा, आपने उस एलिमेंट के सारे सारे चाइल्ड को प्रोसेस कर लिया है। अगर आपने उस एलिमेंट के सारे सारे चाइल्ड को प्रोसेस कर लिया है, तो अब आप उसको स्टैक में डाल सकते हो इजीली, क्योंकि आपको गारंटीड है कि अब इसके बाद मुझे और कोई फर्दर काम नहीं करना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके ऊपर किसी की भी मतलब इसके बाद कोई और डिपेंडेंट नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, तो आपके जो एलिमेंट होते हैं सबसे नीचे वो डलते हैं जो कि लीस्ट डिपेंडेंट एलिमेंट हो, और सबसे ऊपर वो एलिमेंट डलते हैं जिनके ऊपर हाई डिपेंडेंसी है। एक सेकेंड, ठीक है, तो इस चीज को कोड करना बहुत आसान है यार। ठीक है, बाय यूजिंग DFS को कोड करना बहुत आसान है। एक बार मैं करता हूँ इसे कोड, आपको पता चलेगा, थोड़ा और क्लियर होगा कि किस तरीके से ये कोड काम कर रहा है और किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे टॉपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग DFS मान लो ये कर दिया मैंने। ठीक है, और इसके अंदर ना मैं क्या करूंगा हमारा जो DFS वाला फंक्शन था ना उसी को मैं लेके आने वाला हूँ। ये रहा मेरा DFS फंक्शन। टॉपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग DFS, इसके अंदर मैं DFS ही कॉल कराने वाला हूँ। इसको A नहीं मिल रहा क्या? क्या दिक्कत हो गई? अच्छा स्टैटिक है।
देखो क्या होगा, हमें करना क्या है, टॉपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग डीएफएस करना, राइट। तो सबसे पहले हमें एक टॉपोलॉजिकल सॉर्ट प्रिंट कराना है फाइनली, तो हमें दो चीजें बनानी पड़ेंगी। एक तो सबसे पहले स्टैक बना लेते हैं। स्टैक बनाने के लिए हम एरे डेक यूज कर सकते हैं, एरे डेक इंटीजर स्टैक इक्वल्स टू न्यू एरे डेक, लाइक सो, और इसको हम इंपोर्ट करा लेंगे java.util से इस तरीके से। और उसके बाद हम एक विजिटेड बुलियन एरे बनाएंगे। तो विजिटेड बुलियन एरे ये हमें पास करना चाहिए वैसे तो हमारे पास वी है, राइट, ठीक है। तो विजिटेड बुलियन एरे सारे शुरुआत में फॉल्स होंगे, तो फॉर एवरी इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन बी, आई प्लस प्लस, इफ दिस इज नॉट विजिटेड तो डीएफएस कॉल कर दो। डीएफएस के अंदर डाल दो आई और विजिटेड, इस तरीके से हमारा डीएफएस कॉल हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे फिर ये स्टैक में एलिमेंट कहाँ डालेंगे, तो इसके अंदर हम एक स्टैक भी पास करेंगे अब यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये स्टैक भी पास करेंगे, इसके अंदर करते हैं कॉपी, फिर यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे फिर हम ये वाला स्टैक पास कर सकते हैं। तो स्टैक का यूज कैसे हो रहा होगा, जैसे आपने डीएफएस कॉल किया यहाँ भी पास कर देते हैं यही सेम स्टैक। जब आपने अपने नेबर्स के लिए डीएफएस कॉल कर दिया और आपको दिखा कि अब इसके पास फर्दर में और नेबर्स में नहीं जा सकता, इसके किसी भी एलिमेंट के लिए आपने सारे नेबर्स के लिए डीएफएस कॉल कर दिया, वो डीएफएस कॉल करके जब वापस आ गए हम, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टैक में डाल सकते हैं। तो मैं सोर्स को प्रिंट नहीं कर रहा यहाँ पर, सारा काम होने के बाद सिंपली वो स्टैक में डाल देना है, स्टैक डॉट ऐड या फिर पुश, और हम यहाँ पे डाल देंगे ये वाला नेबर, सॉरी सोर्स। तो आपने कर क्या रहे हो यहाँ पर, बस मैंने एक लाइन चेंज की, आपको समझ में आ रहा होगा, और यही लाइन है वो जिससे हमारी टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग हो रही है। वो लाइन क्या है कि जब आपने अपने इस सोर्स के लिए सारे सारे नेबर्स पर ट्रैवल कर लिया और अब फर्दर कोई भी नेबर नहीं बचा डीएफएस कॉल करने के लिए, तो इसका मतलब आप क्या करो, इस एलिमेंट को स्टैक में डाल दो। यही चीज आप हर एक बार कर रहे हो, देखो यहाँ भी यही कर रहे हो। 5 के लिए आप किसी और को कॉल नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया, 5 को डाल दिया स्टैक में। 4 के लिए आपने 5 को ऑलरेडी कॉल कर लिया था, तो 4 का भी पूरा का पूरा फॉर लूप एग्जॉस्ट हो चुका है, और आप वापस जा रहे हो 3 पे, तो 3 पे जाने से पहले 4 को डाल दो स्टैक में। सिमिलरली 3 के लिए भी हमने यही किया था कि 3 के लिए डीएफएस 4 ऑलरेडी कॉल हो चुका है, तो फॉर लूप पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है यहाँ पे हमारा 3 का, और आप वापस जाने वाले हो आप, तो 3 को डाल दो स्टैक में। देन 1 के लिए भी ये होता है, एंड देन 0 के लिए भी ये हुआ था कि 0 के लिए आपने 2 को कॉल ऑलरेडी कर दिया, 1 को कॉल ऑलरेडी कर दिया, अब फर्दर और कॉल नहीं हो सकता, तो 0 के सारे सारे नेबर्स पर हम जा चुके हैं, तो अब एंड में डाल दो 0 को, ठीक है। तो ये अपने आप काम करेगा हमारा रिकर्सिवली, और स्टैक में हमारे एलिमेंट डलते जाएंगे। एक बार जो हमारे सारे सारे एलिमेंट स्टैक में डल गए, तो हमारा काम क्या है, स्टैक में से निकाल निकाल के सारे एलिमेंट प्रिंट करना। तो while not stack dot is empty, तो क्या करो, this out stack dot hold, hold कर लो, पॉप कर लो, बाद में पॉप, ठीक है। लेट्स रन दिस। ग्राफ कौन सा अभी हमारा, एक काम करते हैं ये वाला ग्राफ ही बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास टोटल 6 वर्टिसेस हैं। 6 वर्टिसेस है ना, 0 से 1, 0 से 2, 1 से 3, फिर 3 से 4, 3 से 5, 3 से 4, 3 से 5 और 4 से 5। ठीक है, ये वाला ग्राफ हमारा तैयार है। सबसे पहले तो देख लेते हैं इंडिग्री निकाल के। इंडिग्री का वैसे इसका इसके अंदर कोई काम नहीं था, ठीक है, आपको दिख रहा होगा इसके अंदर हमने इंडिग्री का कोई काम नहीं किया, लेकिन एक बार इंडिग्री भी प्रिंट कर ही लेंगे यहाँ पे अभ्यास, और ग्राफ डॉट टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग डीएफएस।
चला कर देखते हैं। 021345 देख रहे हो, 021345, दिस इज अ वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट। और यहाँ पे आपकी इन डिग्री भी प्रिंट हो रही है हर एक वर्टेक्स के लिए, आप देख सकते हो 0 के लिए इन डिग्री 0 है, 1 के लिए इन डिग्री 1 है, 2 के लिए भी 1 है, 2 के लिए 2 नहीं होनी चाहिए थे, 3 के लिए 1 है, 4 के लिए 1 है, 5 के लिए 2 है, 2 के लिए मैंने कोई मिस कर दिया, 0 से 2 और 1 से 2 मिस कर दिया मैंने शायद। अच्छा ठीक है, फिर भी काम कर गया ये। ठीक है, अब इसको एक बार यार ड्राइव करके देख लेते हैं, हमारा अभी भी वैलिड प्रिंट हो रहा है 012345। तो काफी सारी चीजें समझ में ऑलरेडी आने लगी होंगी कि हाँ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो सकते हैं ग्राफ के अंदर, वो कोई बड़ी बात नहीं है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग डीएफएस समझते हैं। हाँ सही कह रहे हो वास्तव, वो रह गया था। ठीक है, इसको जरा ड्राई रन करके देखते हैं कैसे क्या काम कर रहा है ये। वैसे मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे सेम फंक्शन के लिए, यहाँ पर इस ग्राफ के लिए मैंने यहाँ पे ड्राई रन कर लिया था इसे, लेकिन दोबारा ड्राई रन करते हैं और इस बार स्टैक भी हम दोबारा बनाएंगे और ये डीएफएस कॉल भी हम दोबारा बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने 0 से स्टार्ट किया और मैंने कॉल किया डीएफएस 0। डीएफएस 0 से मैंने क्या किया, अपना डीएफएस कॉल स्टार्ट किया, तो वो डीएफएस में गया। ठीक है, डीएफएस ने क्या किया, अपने 0 को मार्क कर दिया ट्रू, तो इन सबको मैं पहले फॉल्स ही मार्क कर देता हूँ। 0 को हमने मार्क कर दिया ट्रू फिलहाल के लिए, और उसके बाद 0 के जो भी नेबर्स हैं जो कि नॉट विजिटेड है उनके लिए मैं डीएफएस कॉल करा दूंगा। तो 0 का पहला नेबर मुझे मिल गया, सपोज करो 1। ठीक है, 0 का पहला नेबर मुझे 1 मिल गया, तो मैंने डीएफएस 0 से डीएफएस 1 कॉल करा दिया। मुझे 2 भी मिल सकता था, मैंने लास्ट टाइम 2 के लिए कॉल किया था, लेकिन अब मैंने 0 के लिए 1 के लिए कॉल कर दिया, फर्क नहीं पड़ता। अब डीएफएस 1 कॉल हो गया, तो डीएफएस 1 के लिए हम 1 को ट्रू मार्क कर देंगे और फिर 1 के नेबर्स पे जाएंगे जो कि नॉन विजिटेड है। तो 1 का एक नेबर तो है 2 और एक है 3, सपोज करो 2 पे चला गया मैं, तो फिर मैंने डीएफएस 2 कॉल कर दिया वहां से इस तरीके से, और फिर मैं 2 के लिए कॉल कर दूंगा डीएफएस, तो 2 को पहले मार्क किया हमने ट्रू, उसके बाद फिर 2 के नेबर्स पे जाएंगे, लेकिन 2 का कोई भी नेबर नहीं है, तो फॉर लूप हमारा पहले एग्जॉस्ट हो जाएगा और फिर हम स्टैक में पुश कर देंगे 2 को। तो हमारे यहाँ पर एक स्टैक भी बन रहा होगा इस तरीके से, और स्टैक के अंदर में डाल दिया 2 को, और फिर यहाँ से हम चलेंगे वापस डीएफएस 1 पे ही। डीएफएस 1 के लिए मैंने 2 के लिए कॉल कर दिया था, फॉर लूप में हमने 2 के लिए कॉल कर दिया था। अगले नेबर पे जाएंगे 1 के, और अगला नेबर है 1 का 3, तो हमने कॉल कर दिया यहाँ से डीएफएस 1 से डीएफएस 3 इस तरीके से। 3 को हमने मार्क कर दिया ट्रू। 3 के नेबर पे जाएंगे, सपोज करो 3 का नेबर पहला पकड़ लिया हमने डीएफएस 5, तो फिर डीएफएस 5 कॉल हो जाएगा, और फिर 5 के नेबर पे जाऊंगा मैं, 5 के लिए पहले ट्रू मार्क कर दिया, और 5 के किसी भी नेबर पे नहीं जा पाऊंगा मैं, तो 5 को भी हमने स्टैक में पुश कर दिया इस तरीके से। आप एलिमेंट को तभी स्टैक में पुश कर रहे हो जब आप उसके किसी भी नेबर पर नहीं जा सकते। दिस मेक श्योर कि इस एलिमेंट की फर्दर किसी एलिमेंट पे डिपेंडेंसी नहीं है, और वही एलिमेंट सबसे एंड में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हाँ ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट ही वैलिड होगा। ठीक है, डीएफएस 5 को हमने डाल दिया, फिर डीएफएस 5 से हम वापस गए डीएफएस 3 पे। डीएफएस 3 के किसी और नेबर पे जाएंगे विच इज नॉट विजिटेड यार, तो वो है 4, तो डीएफएस 3 से हमने कॉल कर दिया डीएफएस 4 इस तरीके से। डीएफएस 4 के लिए चले, और 4 के लिए हमने गए, पहला नेबर हमें मिला 5, लेकिन 5 तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो उस इफ के लिए नहीं जाएंगे उसके अंदर, एंड देन हम अगले नेबर पे जाएंगे, अगला कोई है ही नहीं नेबर 4 का, तो 4 के लिए भी फॉर लूप खत्म हो जाएगा, एंड देन स्टैक में पुश कर देंगे 4 को। 4 आ गया स्टैक के अंदर। ठीक है, 4 से वापस आ गए, 3 के अगले नेबर पे जाएंगे, लेकिन 3 के दोनों नेबर्स थे, दोनों ही ट्रेवल हो चुके हैं, तो 3 से भी बैक करेंगे, तो 3 के लिए फॉर लूप खत्म हो गया, 3 को डालेंगे स्टैक में, एंड देन 3 से वापस आ गए 1 पे। 1 के भी सारे नेबर्स हो गए ट्रेवल। ठीक है, तो हम 1 से भी वापस जाएंगे, पहले तो 1 को डालेंगे स्टैक में, एंड देन 1 से वापस गए,
जीरो पे, एंड देन जीरो के भी सारे नेबर हो चुके हैं विजिट। जीरो का हमने वन वाला नेबर तो पहले विजिट कर लिया था यहाँ पे, ये वाला, लेकिन टू वाला नेबर अपने आप विजिट हो चुका है, ठीक है। उसके फॉर लूप में हम जाएंगे, लेकिन फॉर लूप में हम देखेंगे डीएफएस मतलब विजिटेड टू ऑलरेडी ट्रू है, तो उसके लिए कॉल नहीं होगा यहाँ पे। तो उसके बाद हम जीरो को भी स्टैक में पुश कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ से भी हम कर देंगे बैक। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा ये डीएफएस ट्रैवल हो चुका होगा, और फर्दर और कोई एलिमेंट नहीं बचा यहाँ पे जो कि नॉट विजिटेड हो, तो डीएफएस कॉल अब किसी के लिए नहीं होगा। और जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक स्टैक में से निकाल के एलिमेंट हम प्रिंट कर देंगे, तो दिस विल बी आर वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो ये अब एक दूसरा टोपोलॉजिकल सॉर्ट बन गया, ठीक है, बट इट इज स्टिल वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। अभी भी सारे एलिमेंट हमारे उसी फॉर्मेट में आ रहे हैं कि इफ ए टू बी एक एज है तो ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, अभी भी वो ऐसे ही है, ठीक है। तो दिस मेक श्योर कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हमेशा काम करेगी। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको ये वाला कोड। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी डीएफएस की जैसी होगी जो हमारी डीएफएस में होती है, विच इज बिग ऑफ बी प्लस ई, एंड देन वी हैव स्पेस जो कि होगा आपका बिग ओ ऑफ जितनी इसके अंदर एलिमेंट डलते आ रहे हैं, ठीक है। तो बिग ऑफ वी इसमें एलिमेंट डल सकते हैं एक बार में, तो बिग ऑफ वी इसके अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें समझ में आ गया, ठीक है, बिग ऑफ वी प्लस ई। अब हम अगले तरीके से करेंगे सेम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग को ही, लेकिन बीएफएस के तरीके से करेंगे, एंड दिस इज अ नेम एल्गोरिथम एक्चुअली व्हिच इज कांस एल्गोरिथम, ठीक है। इसको हटाते हैं, कांस एल्गोरिथम की बात करते हैं। उसके लिए भी हम ऐसा करते हैं, सेम ही ग्राफ को कॉपी करके लाता हूं मैं। ये वाला ग्राफ है सपोज, इसके अंदर हम कर रहे होते हैं बीएफएस। अभी हमने देखा डीएफएस की हेल्प से आप लोग कैसे काम कर रहे हो, अब हम देखेंगे बीएफएस की हेल्प से हम कैसे काम करेंगे। इसके अंदर लॉजिक क्या है जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आपकी डायरेक्टली रिसाइक्लिंग ग्राफ की वो वाली प्रॉपर्टीज होती है कि हर एक डायरेक्टली रिसाइक्लिंग ग्राफ के अंदर एटलीस्ट एक नोड होगी जिसकी इन डिग्री जीरो है, और एटलीस्ट एक नोड होगी जिसकी आउट डिग्री जीरो है। जिसकी इन डिग्री जीरो है उसके ऊपर इसका मतलब कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, राइट। जीरो की इन डिग्री जीरो है, इसका मतलब जीरो पे कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, राइट। सॉरी, उल्टा बोल के मैं, जीरो पे तो वन और टू डिपेंडेंट है, जीरो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। मेरे वो डिपेंडेंट का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, उल्टा हो सकता है, वो आप समझ रहे हो लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। समझ तो रहे हो ना, भावनाओं को समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। जीरो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जीरो के ऊपर वन और टू डिपेंडेंट है। बेसिकली जिसकी भी इन डिग्री जीरो होती है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। तो वहीं से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, बेसिकली हम उसी प्रोसेस से अपना काम स्टार्ट करेंगे जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक इन डिग्री वाला एरे बना लेते हैं, और इस वाले ग्राफ के लिए तो हमारी इन डिग्री पहले बन भी गई थी। क्या बन के आई थी याद है? 0 1 2 1 1 2, 0 1 2 1 1 2, ये हमारी इन डिग्री है। इस तरीके से हमें करना क्या है, इस इन डिग्री का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किस तरीके से होगा, सबसे पहले उस एलिमेंट को पकड़ो जिसकी इन डिग्री जीरो है, और उसको डालो एक क्यू के अंदर। आपको याद होगा डीएफएस का मतलब क्यू, अब तक तो ये बात रट जानी चाहिए, आई होप रट गई होगी कि बीएफएस का मतलब होता है क्यू। सबसे पहले उस एलिमेंट को पकड़ो जिसकी इन डिग्री जीरो है। मैं यहाँ पे इन डिग्री इनकी ऐसे भी लिख देता हूँ, ठीक है, 0 1 2 1 1 2। सबसे पहले उस एलिमेंट को पकड़ो जिसकी इन डिग्री जीरो है, उसको डालो इसके अंदर क्यू में। तो हमने जीरो को डाल दिया क्यू के अंदर। उसके बाद इसको निकालो क्यू से बाहर, तो जीरो को निकाला हमने क्यू से बाहर, ठीक है। तो जीरो हमारा क्यू से बाहर निकला, और जीरो को हमने लिख दिया अपने आंसर के अंदर, ये हमारा एक्चुअल आंसर है। और उसके बाद जीरो से जीरो के नेबर्स पर जाओ और उनकी एक एक इन डिग्री को कम कर दो, ठीक है, कि जीरो का काम हो गया एक तरीके से। इसका मतलब यह है कि वन की इन डिग्री को हमने कर दिया वन से जीरो, और टू की इन डिग्री को कर दिया हमने टू से वन। इसका काम, इसका मतलब ये भी एक तरीके से आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि हम इन दोनों एजेस को हटा दे रहे हैं, कि जीरो का काम खत्म हो गया। अब वन और टू बचे हैं, वन की इन डिग्री हो गई है जीरो, टू की इन डिग्री हो गई है वन।
एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ यहाँ पे ये एज उल्टी है। अब ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हाँ 1 की इन डिग्री तो है 0, लेकिन 2 की इन डिग्री है 1। समझ रहे हो? तो 0 को जब मैंने उड़ा के 0 को यहाँ पे लिख दिया, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 0 का काम अब खत्म हो चुका है, 0 हमने काम कर दिया है। अब अगला वो काम चूज करो जिसकी इन डिग्री 0 हो गई है। अगला किसकी इन डिग्री 0 हो गई है? एटलीस्ट एक ना एक पक्का मिलेगा जिसकी इन डिग्री 0 रखी होगी। अगर एक ये वैलिड डायरेक्ट रिसाइक्लिक ग्राफ है तो पक्का एक ना एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसकी इन डिग्री अभी भी 0 है। और मिल रहा है हमें, हाँ 1 है, तो 1 को डाल दो इस क्यू के अंदर और फिर आप 1 को बाहर निकालो। ठीक है, तो 1 को फिर बाहर हमने निकाला, 1 को हमने लिख दिया यहाँ पे, और 1 से जो भी कनेक्टेड थे उनकी इन डिग्री को कम कर दो। तो 1 की सबसे पहले तो ये कनेक्टेड था 2, 2 की इन डिग्री हो जाएगी 1 से 0, और 3, 3 की इन डिग्री हो जाएगी 1 से 0। उसके बाद आप इन दोनों को क्यू में डालो, 2 को और 3 को, क्योंकि इन दोनों की इन डिग्री 0 हो चुकी है। किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, 2 को पहले डालो चाहे 3 को पहले डालो, फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, पहले 3 को डालता हूँ फिर 2 को डालता हूँ, क्योंकि दोनों की डिग्री 0 हो चुकी है। फिर आपने एलिमेंट निकाला, सपोज करो 3 बाहर निकाला आपने, 3 को कर दिया आपने प्रिंट, और फिर 3 से जो भी एलिमेंट कनेक्टेड है उनकी एक एक इंडिग्री को कम कर दो। एक तो 4 कनेक्टेड है, उसकी इंडिग्री होगी 1 से 0, और एक 5 है, उसकी इंडिग्री होगी 2 से 1। फिर आप अगला एलिमेंट पकड़ो जिसकी डिग्री 0 हो गई है, विच इज 4, 4 को डाल दो क्यू के अंदर इस तरीके से, और फिर अगला एलिमेंट बाहर निकालो विच इज 2। 2 से जो जो एलिमेंट कनेक्टेड है उनकी डिग्री को कम कर दो, 2 से कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अगला एलिमेंट निकालो 4, 4 से वो एलिमेंट जो उनकी डिग्री जो भी कनेक्टेड है उनकी डिग्री को कम कर दो, तो 4 से 1 से 5 कनेक्टेड है, उसकी डिग्री होगी 1 से 0, और फिर हमने 5 को भी डाल दिया क्यू में इस तरीके से। अगला 5 को बाहर निकाल दो, और फिर यहाँ पर हमारी टॉपोलॉजिकल सॉर्ट खत्म हो जाएगी, 0 1 3 2 4 5। तो इस तरीके से आप क्यू से कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत हुई इस वाले के अंदर समझने में? आई डोंट थिंक हुई होगी। नो दिक्कत, कोड कर लोगे इसको? मन में है विश्वास की कोड कर लेंगे, और फिर पूरा है विश्वास कि कोड कर लेंगे, एक दिन कर लेंगे यार। ठीक है, आई डोंट थिंक कोई भी दिक्कत आनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक बार कोड कर ही लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं सबने नहीं बोला हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कोड करेंगे इसका, डोंट वरी। तो टॉपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग बीएफएस, या फिर इसको कह सकते हैं काउंस एल्गोरिथम। और देखते हैं कैसे काम कर रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले बनाते हैं क्यू, तो आप एरे डेक की ऑप्शन बना सकते हैं, क्यू फर्क नहीं पड़ता, मैं कभी क्यू की ऑप्शन बनाता हूँ, कभी एरे की ऑप्शन बनाता हूँ, फर्क नहीं पड़ता। क्यू इक्वल्स टू न्यू एरे डेक, बस फंक्शन सही से कॉल करना है यार। ठीक है, ये हमारा क्यू बन गया, और हमें करना क्या है, सबसे पहले तो इन डिग्री वाला फंक्शन कॉल कर देना है। ये इन डिग्री वाला फंक्शन क्या करेगा, इस ग्राफ के अंदर इन डिग्री को सेट कर देगा, सबकी इन डिग्री को। ठीक है, तो वो इन डिग्री वाला फंक्शन तो हम शायद यहीं कॉल कर दे रहे हैं, बट यहाँ नहीं कॉल करना चाहिए। ठीक है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, इन डिग्री वाला फंक्शन यहाँ से कॉल होना चाहिए। किधर गया, ये रहा। इसको मैं बीच में क्यों लिख रहा हूँ, इसको ऊपर लिखना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इन डिग्री कॉल कर देंगे, बी कैपिटल होना चाहिए इसका, कोई नहीं, अब हो गया। उसके बाद
रेज योर हैंड टू टॉक टू एजुकेटर। पड़ोसी को भी भाई बनाओ और आगे बढ़ो। ग्राफ का कोड है, गिटहब पे नहीं मिला आपको? कोई नहीं, आई थिंक ग्राफ 2 के अंदर ज्यादा कैसे नहीं डाला, मैंने डाला होगा यार। ओके ठीक है, कमिट जाके पढ़ो यार, ग्राफ 2 डाला था कल, ये देखो ये रहा ग्राफ 2, ये है। मैंने एक्चुअली ग्राफ 2 करके कोई वो नहीं बनाया पैकेज, ग्राफ 2 डाला था कल। कमिट मैसेजेस पढ़ लिया करो जब भी लगे ना कोई क्लास नहीं डली। ठीक है, सबसे पहले हमने एक एरेटिक बनाया और उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट पे जाएंगे और int I इक्वल्स टू 0, I लेस देन v I प्लस प्लस, और जिस एलिमेंट की इन डिग्री 0 है उन सभी को डाल देंगे। देखो हो सकता है एक ग्राफ के अंदर 2 एलिमेंट हो जिनकी इन डिग्री 0 हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी भी एलिमेंट को लो और पहले डाल दो, जिसकी भी इन डिग्री 0 होगी उसको पहले चूज कर सकते हैं हम। तो q डॉट एड किसी भी एलिमेंट को डाल सकते हो, तो जिसकी भी इन डिग्री 0 है, if int of I इक्वल्स टू 0, तो उस एलिमेंट को हम अपने इस क्यू में डाल देंगे इस तरीके से। ये तो हमारा काम हो गया पहला वाला, जिसके अंदर जिसकी भी इन डिग्री 0 है उस एलिमेंट को हमने क्यू में डाल दिया है। और यहाँ पे हम आएंगे अपने while लूप में, और while नॉट क्यू डॉट इज एम्प्टी, तब तक हम अपना काम करने वाले हैं। जब तक हमारी क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे करंट को, करंट हो जाएगा हमारा क्यू डॉट पोल, ठीक है। और हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले बोलेंगे कि इस एलिमेंट से जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड हैं, तो फॉर इंट इंटीजर नेबर इन a डॉट गेट करंट, इस करंट के सारे नेबर्स में जाओ और उनकी इन डिग्री को कर दो एक एक कम, ठीक है। तो इन डिग्री ऑफ नेबर माइनस माइनस हो जाएगी, NEIGH ठीक है, हमने इन डिग्री कम कर दी। उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि अगर इसकी इन डिग्री हो गई है, अगर इसकी इन डिग्री हो गई है 0, तो इसको पकड़ो और क्यू में डालो, क्यू डॉट एड नेबर, ठीक है। तो इसकी डिग्री 0 हो गई है माइनस करने के बाद, तो इसको पकड़ो और क्यू में डालो, और ये काम हमारा होता रहेगा, क्यू के अंदर एलिमेंट डालते रहेंगे। और जब भी आप क्यू में से एलिमेंट को पोल करते ना, उसी टाइम उसको प्रिंट भी कर दो, चाहे प्रिंट कर दो, चाहे आपको अपने आंसर एरे में डालना है तो वो डाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली बस प्रिंट कर देता हूँ उनको, प्रिंट तरीके से, और हमारे एक एलिमेंट निकलते रहेंगे और क्यू में डलते रहेंगे, ठीक है। दिस शुड वर्क। तो ग्राफ डॉट ऑब्जेक्ट सॉर्ट यूजिंग डीएफएस हमने किया था, सेम चीज को हम ग्राफ डॉट टॉपोलॉजिकल सॉर्ट यूजिंग बीएफएस भी कर सकते हैं। लेट्स रन दिस 013245, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, वही जो चीज मैंने आपको बताई थी वही चीज मैंने यहाँ पर कोड कर दिया, विकी ने भी कर दिया कोड। बहुत ही बढ़िया। तो ये समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत? माइनस माइनस इन डिग्री 0, हाँ ये बोल रहा है कि इस चीज को आप एक लाइन में लिख सकते हो, तो हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर 2 लाइन लिख दिया। अश्विन काफी सही बताया आपने। अब यार 2 चीजें करेंगे हम, 2 क्वेश्चन करेंगे जो कि टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग का यूज कर रहे होंगे, और आप बोलोगे कि अच्छा इसलिए पढ़ रहे थे इसको, वरना कुछ लोग होंगे बोलेंगे कि क्यों पढ़ रहे हैं ये सब। डिटेक्टर साइकिल में डायरेक्टेड ग्राफ, अगर आपको डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर बताना है साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके अंदर यूज हो रहा होता है। और सॉर्टेड पाथ, ये तो बाद में देखेंगे। अगर आपको बताना है डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं, आपको याद होगा लास्ट क्लास के अंदर मैंने देखा था डिटेक्टर साइकिल इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ।
और वहां पर हमने बताया था कि अगर किसी नोड पे आप दोबारा विजिट कर रहे हो और वो नोड अगर पेरेंट नहीं है तो इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट है। लेकिन मैंने बताया था कि यही सेम फंडा अगर आप लगाने का ट्राई करोगे एक डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर तो फंस जाओगे। ठीक है, सेम फंडे से करोगे तो नहीं काम चलेगा। वहां पे एक नया फंडा लगता है विच इज क्रिएटिंग अ रिकर्जन स्टैक। एक रिकर्सिव स्टैक नाम का एरे हम बनाते हैं सो दैट हम पुरानी रिकर्जन को इग्नोर करके नई रिकर्जन के साथ आगे बढ़े। ये हम देखेंगे बाद में, डाउट क्लास के अंदर ले लेंगे इसको, मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है विच इज टोपोलॉजिकल सॉर्ट, और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग से आप बता सकते हो कि एक डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर साइकिल है कि नहीं है। देखो ये बात तो हमने देख ली थी कि एक डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर, एक डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ के अंदर साइकिल है या नहीं है, इसका पता लगाना बड़ा आसान है। मतलब कोई कोई डीएजी है या नहीं है, उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि एटलीस्ट एक एलिमेंट हो जिसकी इन डिग्री 0 और एक एटलीस्ट एक एलिमेंट हो जिसकी आउट डिग्री 0 है। अगर आप लोग टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग स्टार्ट कर देते हो बिना ये पता लगाए कि वो डीएजी है या नहीं है, तो टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग कभी कंप्लीट होगी ही नहीं। ठीक है, और आप वहां से पता लगा सकते हो कि हाँ ये साइकिल प्रेजेंट है इस ग्राफ के अंदर। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं पता पहले से कि इस ग्राफ में कभी साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है, लेकिन आपने स्टिल कॉल कर दिया कि चलो टोपोलॉजिकल सॉर्ट करके दे दो, ठीक है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट करके दे दो इसका, और आपने 0 से कॉल करना स्टार्ट कर दिया, तो होगा क्या कि ये कॉल कभी कंप्लीट होगी ही नहीं। ठीक है, आपको एक एलिमेंट मिलेगा ही नहीं जिसकी इन डिग्री 0 हो गई हो। कैसे? सपोज करो इसकी इन डिग्री 0 है, 0 की इन डिग्री 0 है, 1 की इन डिग्री कितनी है, 1 की है 2, 2 की है 1, और 3 की है 1। यहाँ पे मैंने इन डिग्रीज मेंशन कर दिया, और मैं कांस एल्गोरिथम यूजिंग कांस एल्गोरिथम हम कर रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने एलिमेंट डाला 0, ठीक है, 0 डल गया मेरा क्यू के अंदर, 0 को मैंने बाहर निकाला, 0 को मैंने प्रिंट कर दिया। उसके बाद मैं गया 0 के जितने भी नेबर्स थे उनकी इन डिग्री कम कर दिया, 2 से इसकी इन डिग्री हो गई 1, और मैं अगला एलिमेंट ढूंढूंगा जिसकी इन डिग्री 0 हो। मुझे अगला एलिमेंट मिलेगा नहीं जिसकी इन डिग्री 0 होगी। बात समझ में आ रही है? तो मेरा यहाँ पर क्यू से तो मैं बाहर निकल गया, ठीक है, मैं लूप से बाहर निकल गया, लेकिन मैंने कितने एलिमेंट प्रिंट किए? सिर्फ एक एलिमेंट प्रिंट किया, जबकि मुझे एलिमेंट कितने प्रिंट करने थे? v। तो अगर मेरा ये जो काउंट है जितने मैंने एलिमेंट प्रिंट किए वो अगर मेरा लेस देन v आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं साइकिल प्रेजेंट है। ये बात समझ में आ रही है कि अगर आप लोग एक पूरे के पूरे ग्राफ के अंदर ट्रेवल नहीं कर पाए, कोई एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिला जिसकी इन डिग्री 0 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साइकिल प्रेजेंट है। इन डिग्री 0 नहीं है, इसका मतलब आपको अगली वो प्रोसेस मिल ही नहीं रही जिसके ऊपर जो किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं है। ठीक है, अगली वो प्रोसेस मिल ही नहीं रही जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट है। तो ये होता है हमारा यूजिंग कांस एल्गोरिथम, हम बता सकते हैं डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर कि साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है। और यही काम आप यहाँ पर भी कर सकते हो बड़े ही इजीली। कैसे कर रहे होंगे मैं यहीं पे बता देता हूँ कि आपको बताना है साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है। तो हमें करना क्या है ना, इन डिग्री कर लिया, ये सब कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ये सब कर लिया, बढ़िया बढ़िया। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम बोलेंगे कि किस किस की इन डिग्री 0 है, और जिसकी इन डिग्री 0 है उसको हमने क्यू में डाल दिया है। ठीक है, अगर शुरुआत में ही एलिमेंट नहीं मिला कोई जिसकी इन डिग्री 0 है, जब भी आप क्यू में किसी एलिमेंट को डालते हो उसका मतलब उसकी इन डिग्री 0 होती है, तो उस टाइम हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे, इंट काउंट इक्वल्स टू 0। और जब भी आपका एलिमेंट क्यू में डलता है तो हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे इस तरीके से। और इवन यहाँ पर भी जब आप एलिमेंट को क्यू में डाल रहे हो तो हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे। और जब ये सपोज करो वाइल लूप हमारा खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और फिर हम चेक कर लेंगे यहाँ पे कि अगर ये जो काउंट आया था ये लेस देन v है, मतलब यहाँ पे साइकिल प्रेजेंट है। साइकिल इज प्रेजेंट एंड देन इनवैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट। ये जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट आपने बनाया है ये इनवैलिड है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा प्रिंट ना करके हम यहाँ पर एक एरे में डाल सकते हैं अपने रिजल्ट को, क्योंकि मैं पहले से तो पता नहीं है कि एक वैलिड बनने वाला है कि इनवैलिड बनने वाला है। तो इस चीज को हम एक एरे लिस्ट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ कि इसको मैं एक एरे लिस्ट में डालते जाऊंगा, एरे लिस्ट ऑफ
इंटीजर आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, इस तरीके से। और एट द एंड ना मैं एरे लिस्ट को ही प्रिंट करूंगा, तो आंसर डॉट एड करंट। ठीक है, तो अगर काउंट लेस देन वी है तब तो हम ये कर देंगे, साइकिल इज प्रेजेंट और नो टॉपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल। एल्स हम प्रिंट कर देंगे अपने आंसर को, तो फॉर एवरी इंटीजर ई इन आंसर दिस आउट ई, इस तरीके से। ठीक है, तो आपकी टॉपोलॉजिकल सॉर्ट तभी वैलिड है, तभी बन सकती है जब उसकी जब वो एक डायरेक्टली साइक्लिक ग्राफ हो। और अगर हमें चेक करना है कि कोई ग्राफ, किसी ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि क्यू के अंदर एलिमेंट तभी डल सकता है जब आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसकी इंटीग्री 0 है। अगर आपको कभी एलिमेंट मिलता है नहीं जिसकी इंटीग्री 0 है, तो वो एलिमेंट कभी डलेगा ही नहीं इस क्यू के अंदर, तो काउंट आपका तब इंक्रीमेंट होगा ही नहीं। तो उस केस में हम पता लगा सकते हैं कि अगर हमारा जो काउंट है वो प्रॉपर वी टाइम्स अगर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब टॉपोलॉजिकल सॉर्ट हुआ नहीं है प्रॉपर। ठीक है, और इस चीज को हम चेक कर सकते हैं। हमारा जो ग्राफ है फिलहाल के लिए, विच इज दिस, अभी हम कौन से वाले ग्राफ पर टेस्ट करते आ रहे हैं, हम इस वाले ग्राफ पर देख रहे थे, राइट। एक काम करते हैं, इस ग्राफ के अंदर एक साइकिल बनाते हैं जबरदस्ती के। ग्राफ पर साइकिल बनाने के लिए ना बस मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये उल्टा कर देना है, 5 to 3 कर देना है। ठीक है, तो 3 to 5 वाली एज को मैं 5 to 3 कर रहा हूँ, और यहाँ पर हमारी एक साइकिल बन जाएगी। एंड देन जब साइकिल बन गई तो हम कह सकते हैं कि नहीं प्रेजेंट, तो बस मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ 5 to 3 इस तरीके से। ठीक है, तो पहले था ये 3 to 5, अब हो गया है 5 to 3। तो अब हमें पता है कि अब साइकिल प्रेजेंट है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट नहीं बनना चाहिए। लेट्स सी, साइकिल इज प्रेजेंट, नो टोपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल लिखा रहा है। वहीं पे अगर मैं रिवर्स कर दूं इन दोनों को, सपोज करो ये तो 3 to 5 है, ये 5 to 3 है, तो इस केस में टोपोलॉजिकल सॉर्ट पॉसिबल है। इस केस में हमारा प्रिंट हो रहा है, लेकिन इस वाले केस में प्रिंट नहीं हो रहा है, एंड वी नो द रीजन। इसको मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको, तब समझ आएगा कि रीजन क्या है। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, इसके अंदर हो क्या रहा है जरा समझते हैं, कोड को समझते हैं कि किस तरीके से कोड काम कर रहा है। लॉजिक तो क्लियर है, लॉजिक तो क्लियर है, बस कोड समझ लेते हैं एक बार। तो इस वाली चीज को मैंने लिया, क्या हो रहा है, अच्छा ये था ऐसे, और 1 से 2 है एज, ऐसे है हमारी एज। ठीक है, रिपीट ही कर रहा हूँ मनसीब मंसूब, देखो समझो क्या हो रहा है। हो क्या रहा है, हमने पहले क्यू बनाई अपनी, और हमने 0 से स्टार्ट किया, क्योंकि 0 की इंडिग्री 0 है। हम इंडिग्री पहले लिख देते हैं सबकी, तो 0 की 0 है, 1 की 1 है, 2 की 2 है, 3 की 1 नहीं, 3 की 2 है, 4 की 1 है, और 5 की भी 1 है। हमने सबकी इंडिग्री यहाँ पर लिख दिया। अब हमने सबसे पहले वो एलिमेंट पिक किया जिसकी इंडिग्री 0 है, उसको हमने डाल दिया क्यू में, और साथ में अपने काउंटर को भी इंक्रीमेंट कर दिया। तो हम एक काउंटर भी बनाते चलेंगे यहाँ पर, जो कि 0 से स्टार्ट होगा। जब आपने इसके अंदर 0 को ऐड किया तो काउंटर हमारा इंक्रीमेंट हो गया, काउंटर हो गया हमारा 0 से 1। अब हमने एक एरे लिस्ट बना रखा है यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती तब तक हम एलिमेंट निकालेंगे। तो हमने 0 को बाहर निकाला, और 0 से जो भी कनेक्टेड थे उनकी इंडिग्री कम कर दी। 2 से हो गया ये 1, और ये हो गया 1 से 0, और जैसे ये 1 से 0 हुआ तो हमने 1 को डाल दिया इस क्यू में। ठीक है, यही तो होता है कि आप इंडिग्री कम करते हो, और जैसे इंडिग्री लगता है 0 हो गई तो उसी एलिमेंट को क्यू में डाल दिया, और जब आपने डाला उसे क्यू में तो आप काउंट को भी इंक्रीमेंट कर दोगे, आपका काउंट हो जाएगा 2, कि अब 2 एलिमेंट हमारे क्यू में डल चुके हैं। अब हमने 1 के नेबर्स को पकड़ा, पहले 1 को बाहर निकाला, 1 के नेबर्स को पकड़ा। 1 का पहला नेबर हमें मिला 2, इसकी इंडिग्री हो गई 1 से 0, तो इसको हमने डाल दिया यहाँ पे, और काउंट इंक्रीमेंट हो गया हमारा 3। एंड देन हमें मिला एक 3,
जिसकी इन डिग्री हो गई हमारी 2 से 1, ठीक है। और हमने 2 को भी डाल दिया था क्यू में, एक सेकेंड, 0 1 1 से 2, इस तरीके से। अगला एलिमेंट हम बाहर निकालेंगे 2, हमने 2 बाहर निकाला और 2 के जितने भी नेबर्स थे, लेकिन 2 का कोई भी नेबर नहीं है तो इन डिग्री किसी भी कम नहीं की। फिर हम अगला एलिमेंट बाहर निकालने का ट्राई करेंगे, लेकिन हमारी यहाँ पर क्यू एम्प्टी हो चुकी होगी। आपने देखा हमारी क्यू एम्प्टी हो गई, लेकिन हमारे को अभी भी 3 और एलिमेंट को प्रोसेस करना बच रहा था, लेकिन मुझे कोई एक ऐसा एलिमेंट मिला ही नहीं जिसकी इन डिग्री 0 हो। इन सभी एलिमेंट की इन डिग्री 1 है, इसका मतलब ये सभी के सभी एलिमेंट एक एक प्रोसेस पर डिपेंडेंट है। तो क्योंकि मेरा काउंट सिर्फ 3 आया, मेरा काउंट 6 नहीं आया जो कि आना चाहिए था, इसलिए मैं कह सकता हूँ इसके अंदर पक्का साइकिल कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही था बस एक सिंपल सा लॉजिक। यहाँ पे बस वही चेक कर रहा हूँ कि काउंट लेस देन वी है तो इसका मतलब साइकिल प्रेजेंट है। तो इसकी हेल्प से आप लोग पता लगा सकते हो कि हाँ कहीं पे साइकिल प्रेजेंट है या नहीं है। और दूसरा जो हमने देखा था लॉजिक वो ये था कि इसकी हेल्प से आप लोग ये भी पता लगा सकते हो, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, सॉरी वो तो हम करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ इन डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ, ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग लग रही होती है। तो अगर आप लोगों को दे रखा है कि ये एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, इवन वेटेड ग्राफ है, तो आप उसके अंदर कैसे शॉर्टेस्ट पाथ बता सकते हो, उसके लिए हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट का यूज कर रहे होते हैं। डीएफएस से होगा साइकिल प्रेजेंट है कि नहीं, करके देखो ट्राई, नाइस क्वेश्चन, करके देखना, मुझे बताना कि होगा पॉसिबल कि नहीं। शॉर्टेस्ट पाथ इन अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, ये वाला हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बना लेते हैं डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। आपको ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के अंदर पाथ पॉसिबल है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ बताना, ठीक है। तो सपोज करो इस तरीके से मेरा ग्राफ बना हुआ है, 0 1 2 3 4 5, और मुझे बताना है कि हर एक एलिमेंट तक 0 से मैं पहुंच सकता हूं क्या, और अगर पहुंच सकता हूं तो कितना डिस्टेंस लगेगा। मैं इनकी कुछ वेट भी डाल देता हूं, जैसे कि सपोज करो इस एज का वेट है 4, इस एज का वेट सपोज करो मान लेते हैं 1, और इस एज का मान लेते हैं सपोज करो 2, इस एज का मान लेते हैं सपोज करो 5 मान लेते हैं, 5, 1 और सपोज करो 2, 2 नहीं 1 मान लेते हैं, और ठीक है, ये मैंने कुछ कुछ कर दिया है। और मुझे बताना है 0 अगर एक सोर्स वर्टेक्स है तो सारे के सारे वर्टेक्स पर जाना है और शॉर्टेस्ट पाथ बताना है कि 1 तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, 2 तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, 3 तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, एंड सो ऑन। अगर मैं आपको बोलूं कि चलो बताओ हर एक एलिमेंट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कितना आएगा, तो क्या आप मेरे को एक एरे बता सकते हो? टाइम लो, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0 से लेकर हर एक एलिमेंट तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ कितना आने वाला है। एक्सटेंड कर लेते हैं, फर्स्ट वाला लूप ये चेक करने के लिए है कि फर्स्ट टाइम में कौन कौन से एलिमेंट की डिग्री 0 है। हाँ 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 बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें इनिशियलाइज तो करना है ना अपने क्यू को, तो जिस जिस एलिमेंट की डिग्री 0 है उन उन एलिमेंट को पकड़ो क्यू में डालो। और मैंने यहाँ पे ये भी कहा है कि हो सकता है 2-3 एलिमेंट की डिग्री 0 हो, एक से ज्यादा एलिमेंट की भी डिग्री 0 हो सकती है, उन सभी को आप क्यू में डाल दोगे, ठीक है। कि वही सारे सारे एलिमेंट्स किसी से भी, उनमें से किसी से भी आप अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो, और सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। बट फर्स्ट टाइम तो करना पड़ेगा ना, वरना क्यू एम्प्टी मान के लूप से सीधा ही बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ वही तो क्या है,
लेकिन जय कुमार वाइल लूप में तो ऐड कर रहे हैं क्यू में। हाँ हाँ, वहां भी करेंगे, दोनों जगहों पे क्यू में एलिमेंट ऐड होंगे। ये हमारे इनिशियलाइज करने काम में आता है क्यू को, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। वही कहा जय कुमार ने, बट फर्स्ट टाइम तो करना पड़ेगा, वरना क्यू खत्म मान लेगा वो पहले ही, और यहीं से पहले ही लूप से बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, ये भरा किसी ने 1 2 4 5, यही है क्या आंसर? ये तो 6 वैल्यूज बतानी थी, क्या बता रहे हैं? देखो मैं भर देता हूँ अगर किसने नहीं भरा तो। अच्छा, दिख भी तो नहीं रहा होगा। सॉरी। तो जीरो तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है? जीरो तक पहुंचने का, जीरो से जीरो तक पहुंचने के लिए जीरो डिस्टेंस है। वन तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता है और एक सेकेंड मेरे को पैक करके आने दो एक बार। एक तो ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, राइट। वन तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, और ये वाला जो रास्ता है, ये वाला रास्ता, ये सिर्फ 3 लेंथ में पहुंच सकता है। तो वन तक पहुंचने का एक छोटा रास्ता है जो कि 3 लेंथ का है। टू तक पहुंचने का एक रास्ता है जो कि 1 लेंथ का है। थ्री तक पहुंचने का दो रास्ते हैं। थ्री तक आप ऐसे जा सकते हो या फिर आप ऐसे जा सकते हो, लेकिन इस रास्ते में आपको पड़ेगा 1 + 2 3 + 1 4। ठीक है, दोनों में ही 4 पड़, नहीं इसमें 5 पड़ रहा है, इसमें 5 है और इसमें 4 है, तो 4 ज्यादा छोटा है तो 4 लिखेंगे। 4 तक अगर हमें जाना है तो 4 तक जाने के रास्ते हैं हमारा, एक ऐसे जा सकते हो 4 पर, या फिर आप एक ऐसे डायरेक्टली जा सकते हो। डायरेक्टली जाओगे तो आपको पड़ेगा 5 + 1 6, और ऐसे जाओगे तो पड़ेगा 1 + 2 3 4 और 5। तो 5 वाला ज्यादा छोटा है, तो हम ऐसे जाएंगे, ज्यादा घूम के जाएंगे, ज्यादा घूम के जाएंगे, लेकिन फिर भी छोटा पड़ रहा है। ठीक है, तो 5 में पहुंच सकते हैं। और अगर आपको 2 पे जाना है, सॉरी 5 पे जाना है, तो 5 तक जाने के रास्ते हैं काफी सारे। आप ऐसे जा सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो, तो हमें ऐसे जाना चाहिए, ऐसे, क्योंकि ऐसे हमें छोटा पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कितना पड़ेगा? तो 4 तक पहुंचने में हमें लग रहा था 5, तो 5 तक पहुंचने में लग रहा है 5 + 2 7। तो ये हमारा एरे बनेगा। तो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से ये एरे भरा गया है। अगर आपका डायरेक्टली रिसाइक्लिंग ग्राफ गिवन है, तो उसके अंदर हम नॉर्मल टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और सारे सारे वर्टिसेस तक का शॉर्टेस्ट पाथ बता सकते हैं बहुत ही कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, विच इज बिग ऑफ v + e। एक्चुअली जितनी भी जगहों पे हमने ये BFS DFS लगाया है, दे आर ऑल बिग ऑफ v + e इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये कांस एल्गोरिथम, जितनी भी अभी तक हमने चीजें पढ़ी हैं, क्योंकि BFS DFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ v + e ही होती है, विच इज वेरी लेस व्हेन कंपेयर्ड टू डिफरेंट एल्गोरिथम्स लाइक डाइस्ट्रस एल्गोरिथम या फिर बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम, उसकी तो बहुत ज्यादा होती है VE। वो सब हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। आज हम पढ़ने वाले कैसे आप लोग डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, लेकिन इसमें गिवन ये है कि आपका ग्राफ डायरेक्टेड और एसाइक्लिक होना चाहिए। मतलब अनडायरेक्टेड के अंदर तो साइकिल का कुछ मतलब बनता ही नहीं है, डायरेक्टेड होना चाहिए और एसाइक्लिक होना चाहिए। तो उसके अंदर आप लोग बता सकते हो शॉर्टेस्ट पाथ। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब आपको अगली वीडियो में और समझ में आएंगी, अगली क्लास में, क्योंकि हम वहां पर शॉर्टेस्ट पाथ की और मिनिमम स्पैनिंग ट्री की, इन्हीं की बात कर रहे होंगे। ठीक है, आज से लेकिन हमारा स्टार्ट हो गया वो चीज भी, और बिकॉज हम आज टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कर ही रहे हैं, तो इसीलिए इट्स अ वेरी गुड टाइम। तो जरा जानते हैं किस तरीके से काम करेगा। हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालना है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट बता सकता है मुझे कोई इस ग्राफ का क्या होगा? इस ग्राफ के लिए मुझे टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिख के दो। इस ग्राफ के लिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट लिख के दो। 0 2 1 3 4 5। ठीक है, चंदन ने तो अलग ही लिख के दिया मेरे को कुछ, 0 2 1 3 4 5, लेकिन आई थिंक चंदन का भी ठीक है, 1 से पहले 3 आएगा, लेकिन सॉरी 3 से पहले 1 आएगा, तो वहां वो गलती कर गया चंदन। 3 से पहले 1 आएगा ना, क्योंकि 1 से 3 भी एक एज है। तो क्या क्या आ रहा है, क्या लोगों ने लिखा है यहाँ पे? 0 1
3 5 2 4, ठीक है 5 2 4, ठीक है लिखा है। आस्था ने क्या लिख दिया 5 2 4, आपकी 4 to 5 एक एज है तो 5 पहले 4 बाद में कैसे आ सकता है आस्था? 0 2 1 3 4 5, ठीक है 0 2 1 3 4 5, दिस लुक्स गुड। इसके अंदर कोई साइकिल भी प्रेजेंट नहीं है, हम देख सकते हैं कोई भी कहीं भी कैसी भी साइकिल प्रेजेंट नहीं है, हम इजीली 5 तक जा सकते हैं। वी हैव वन वर्टेक्स with in degree 0 and we have one vertex with out degree 0। हमें दिख रहा है 0 एक ऐसी वर्टेक्स है जिसकी इन डिग्री 0 है और 5 एक ऐसी वर्टेक्स है जिसकी आउट डिग्री 0 है। वैसे आउट डिग्री से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल गुड टू नो कि हाँ एक एसाइक्लिक ग्राफ के अंदर ये प्रॉपर्टी स्टिल फॉलो हो रही है। तो सबसे पहला काम तो होता है, अगर आपको ये शॉर्टेस्ट पाथ बताना है, सबसे पहला काम होता है टॉपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल लेना। ठीक है, टॉपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल लिया हमने, ये हमने एक एरे में डाल दिया, सपोज करो 0 2 1 3 4 5 इनको मैंने एक एरे में डाल दिया। अब मैं इस एरे में से एक करके एलिमेंट को पिक करूंगा और मैं निकालूंगा डिस्टेंस कितना है सोर्स से। सपोज करो सोर्स मैंने मान लिया है 0, जैसे यहाँ पे 0 ही सोर्स है, तो डिस्टेंस वाला एक एरे बनाएंगे हम, जिसके अंदर हम फाइनली ये डिस्टेंस ही फिल करेंगे। ये जो है ना, ये डिस्टेंस वाला एरे ही है, दिस इज द फाइनल डिस्टेंस। ये हमारा जो डिस्टेंस एरे है ये इसी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा धीरे धीरे करके। शुरुआत में तो इन सब इसमें सब जगह इन्फिनिटी भरा होगा। इन्फिनिटी का मतलब सोर्स से पहुंचा नहीं जा सकता इस जगह पे। अगर किसी का डिस्टेंस इन्फिनिटी है तो इसका मतलब सोर्स से उस जगह तक पहुंचा नहीं जा सकता है। काम करते हैं धीरे धीरे करके, एलिमेंट को पिक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पिक किया 0 को। हम देखेंगे 0 से 0 तक पहुंचने का डिस्टेंस कितना है। तो जब 0 को आप पिक कर रहे हो उसी टाइम पर 0 का डिस्टेंस भी 0 कर दोगे। सोर्स का डिस्टेंस हमेशा 0 रहेगा, इस तरीके से इनिशियलाइज होगा ये। तो बाकी सारी जगहों पर तो इन्फिनिटी होगा, जो भी सोर्स होगा उसका डिस्टेंस 0 होगा। बस इतना करना है, उसके बाद हम काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सोर्स तो 0 है, इसलिए सोर्स का डिस्टेंस 0 है। तो हमने 0 से स्टार्ट किया और हम क्या करेंगे, 0 के नेबर पे जाएंगे। 0 का नेबर हमें पहले मिला, सपोज करो 1। तो 1 के लिए मैंने चेक किया कि 1 तक पहुंचने का अभी तक कितना डिस्टेंस है। तो अगर मैं यहाँ पे इंडिसेस भी लिख दूं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो 0 तक पहुंचने का डिस्टेंस कितना है अभी, तो सॉरी 1 तक पहुंचने का डिस्टेंस कितना है, 1 तक पहुंचने का डिस्टेंस है इन्फिनिटी। और अगर 0 के थ्रू पहुंचा जाए तो कितना डिस्टेंस होगा, तो 0 के थ्रू पहुंचा जाए तो 0 तक पहुंचने का डिस्टेंस विच इज 0 और एज का डिस्टेंस विच इज 4। तो हम मतलब 1 तक पहुंच सकते हैं 4 डिस्टेंस में। देख रहे हो, ये 4 डिस्टेंस में 1 तक पहुंचा जा सकता है। तो हम यहाँ पर कर देंगे इन्फिनिटी को अपडेट कि भाई तुमसे छोटा हमें एक डिस्टेंस मिल गया है विच इज 4। अब हम 0 के अगले नेबर को पकड़ेंगे विच इज 2। 2 तक जाने का अभी डिस्टेंस कितना है, 2 तक जाने का डिस्टेंस है अभी इन्फिनिटी। और अगर 2 तक आप 0 के थ्रू होके जाओ तो कितना डिस्टेंस है, तो है आपका डिस्टेंस 0 तक पहुंचने का डिस्टेंस विच इज 0 प्लस इस एज का वेट विच इज 1। तो हम यहाँ से मिल रहा है हमें सिर्फ 1 और यहाँ पे पहले था इन्फिनिटी, तो इसको हम अपडेट कर देंगे, किसका डिस्टेंस हो गया 1। अब हम अगला एलिमेंट पिक करेंगे टॉपोलॉजिकल सॉर्ट में से विच इज 2, और 2 के सारे सारे नेबर्स पे जाएंगे और उसके लिए भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पर वो सूडो कोड में लिख देता हूँ कि फॉर एवरी आई इन टोपोलॉजिकल सॉर्ट, मैं हर एक एलिमेंट पे जा रहा हूँ और उस हर एक एलिमेंट के लिए या फिर आई नहीं, फॉर एवरी यू इन टोपोलॉजिकल सॉर्ट एंड देन फॉर एवरी नेबर ऑफ यू। ठीक है, नेबर को हम कह सकते हैं वी, नेबर को हम कह सकते हैं वी। तो फॉर एवरी नेबर वी ऑफ यू हम क्या कर रहे हैं, इफ डिस्टेंस ऑफ वी is greater than distance of u plus edge between u and v, तो हम डिस्टेंस ऑफ v को अपडेट कर देंगे इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ u प्लस एज बिटवीन u and v एंड देन दैट्स इट। तो बस ये इतनी छोटी सी एल्गोरिथम होती है,
बस इतनी छोटी सी एल्गोरिथम है, यही चीज हमें बार बार रिपीट करनी है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में गए हम, हर एक एलिमेंट पे जाएंगे, 0 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 1 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, ऐसे करके, और उस हर एक एलिमेंट के लिए उसके सारे सारे नेबर्स पे जाएंगे। ठीक है, तो 2 के नेबर पे गए, पहले तो हम 0 के नेबर पे चले गए थे, अब हम अगले एलिमेंट पे जाएंगे 2 पे। ठीक है, अगला एलिमेंट हमारा 2, 2 के नेबर्स पे जाएंगे, सेम काम रिपीट करेंगे फॉर एवरी नेबर v ऑफ 2। तो पहला हमें मिला 1, 1 तक पहुंचने का अभी डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस ऑफ v कितना है अभी, डिस्टेंस ऑफ v है अभी, मतलब डिस्टेंस ऑफ 1 है अभी 4। क्या 4 बड़ा है डिस्टेंस ऑफ 2 विच इज 1 प्लस ये जो एज है इनके बीच में विच इज 2, क्या ये डिस्टेंस बड़ा है, हम बोलेंगे हाँ ये डिस्टेंस बड़ा है, 4 इज ग्रेटर देन 3। तो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे 1 के डिस्टेंस को, डिस्टेंस ऑफ 1 विल बी 3। अगर किसी जगह पे पहुंचने के लिए छोटा डिस्टेंस मिल रहा है तो अपडेट कर दो उसको, बस खत्म बात, बस यही एक लॉजिक है इसका। अब 2 का अगला नेबर कौन है, 2 का अगला नेबर है 4, और 4 तक अभी पहुंचने का डिस्टेंस कितना है, 4 तक पहुंचने का डिस्टेंस है इन्फिनिटी। क्या इन्फिनिटी बड़ा है 2 तक पहुंचने के डिस्टेंस से, तो 2 तक पहुंचा जा सकता है 1 के अंदर प्लस जो एज है इनके बीच में विच इज 5। तो हाँ इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 6, तो हम 4 के डिस्टेंस को अपडेट कर देंगे कि 4 तक पहुंचने का हमें एक दूसरा रास्ता मिल गया है विच इज वाया 2, जो कि ये रास्ता है 1 + 5। आप बोलोगे भैया एक छोटा रास्ता है, तो मैं बोलूंगा हाँ वो है, अभी वो अपडेट हो जाएगा, अभी हमें वो रास्ता मिला है जिसके अंदर इमीडिएट नेबर इसका 2 है। अब हम अगला एलिमेंट पिक करेंगे, अगला एलिमेंट है हमारा 1 टोपोलॉजिकल सॉर्ट में। अब हम 1 के सारे नेबर्स पे जाके सेम काम रिपीट करेंगे। 1 का पहला नेबर क्या है, 1 का पहला नेबर है 3। ये बात समझ में आ रही है। वैसे इन्फिनिटी का यूज क्या है, इन्फिनिटी बेसिकली बता रहा है कि यहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। ठीक है, इन्फिनिटी से कुछ भी कंपेयर कर सकते हो, इन्फिनिटी से सारे छोटे मिलेंगे आपको, इसीलिए इन्फिनिटी का यूज है। ये बिल्कुल वैसे ही है, जब आपको शॉर्टेस्ट एलिमेंट इन एन एरे बताना है तो आप अपने मैक्स को इन्फिनिटी के साथ इनिशियलाइज करते हो। किसी को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें पूछो मेरे से अभी, ये डिस्टेंस एरे कैसे बना रहा हूं मैं, ये फॉर लूप के अंदर ये जो मैंने लिखा है छोटा सा, ये किसको समझ में नहीं आ रहा है, किस किस को समझ में आ रहा है। ठीक है, हैंड रेज थम्स अप कर, जिसको समझ में आ रहा है, इसको नहीं आ रहा वो यूं कर दो। क्लियर हो रहा है ना, कोई भी डाउट हो पूछ लो। स्मॉलेस्ट पाथ अपडेटेड, बिल्कुल जिसको भी डाउट है वो डाउट प्लीज पूछो मुझसे, मैं करूंगा इस चीज को अभी पूरा का पूरा। लेकिन अभी लॉजिक में डाउट है तो कोड का हो जाएगा शुभम, डोंट वरी, कोड का क्या है यार, कोड तो हो ही जाएगा, लॉजिक समझा करो, कोड तो आप खुद ही भी कर सकते हो उसके बाद। अच्छा 1 के नेबर्स पर जा रहे थे हम, तो 1 का नेबर अगला है 3, 1 का सिर्फ एक ही नेबर है 3। 3 तक पहुंचने का डिस्टेंस अभी कितना है, 3 तक पहुंचने का डिस्टेंस अभी इन्फिनिटी, और अगर 3 तक 1 के थ्रू जाया जाए तो 1 का डिस्टेंस है अभी, 1 का डिस्टेंस है अभी 3 प्लस एज का डिस्टेंस है अभी 1, तो 3 + 1 विच इज 4, 4 इज स्मॉलर, मतलब स्मॉलर देन इन्फिनिटी, तो 3 का डिस्टेंस हम इन्फिनिटी से अपडेट कर देंगे, हो जाएगा 4। तो 3 तक पहुंचने का हमें एक रास्ता मिल गया जो कि ऐसा है 1 + 2 + 1 ऐसे करके। अब हम अगला एलिमेंट पिक करेंगे, अगला एलिमेंट हमें मिलेगा 3। 3 के नेबर्स पे जाते हैं, 3 का पहला नेबर मिल गया सपोज करो 5, 5 तक पहुंचने का डिस्टेंस है अभी इन्फिनिटी, और 3 के थ्रू के जाओगे तो 3 का डिस्टेंस है 4 + 5 विच इज 9, तो 9 से अपडेट कर देंगे 5 को, जो कि आपका 9। 3 का अगला नेबर है 4, और 4 तक पहुंचने का डिस्टेंस अभी फिलहाल है 6। क्या 6 बड़ा है 3 तक पहुंचने का डिस्टेंस से विच इज 4 प्लस एज विच इज 1, तो हाँ 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका मतलब हमें 4 के डिस्टेंस को अपडेट कर देना चाहिए। तो 4 का डिस्टेंस अब दोबारा अपडेट हो गया, वो हो गया हमारा, सॉरी यहाँ तो 3 रहेगा, 4 का डिस्टेंस हमारा हो गया 6 से 5। तो इस तरीके से हमारे डिस्टेंस अपडेट होते आ रहे हैं। अब हम अगला एलिमेंट पिक करेंगे विच इज 4। 4 के नेबर्स पे जाएंगे, तो 4 का एक नेबर है हमारा 5, 5 तक पहुंचने का डिस्टेंस अभी कितना है, 5 तक पहुंचने का डिस्टेंस अभी 9। क्या 9 बड़ा है 4 तक पहुंचने से विच इज 5 प्लस ये जो एज वेट है विच इज 2, तो हाँ 9 बड़ा है 7 से, तो हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, इसका हो जाएगा 7। यहाँ पे 4 था क्या पहले, ये 4 था। उसके बाद हम अगला एलिमेंट पिक करेंगे विच इज 5, और 5 के सारे नेबर्स पे जाएंगे, लेकिन 5 का कोई नेबर ही नहीं है, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा काम हमारा। तो ये तो हमारा रफ वर्क था, इसको
समझ लेना, ये रफ वर्क है हमारा, ये एक्चुअल कोड है और ये बिल्कुल इसके जैसा बन गया, देख रहे हो, ये चीज हमारी जो हमने पहले डिसाइड की थी उसी की जैसी बन गई है, 0311457, और ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया बाय यूजिंग दिस। अब हम अगर बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, भैया डिस्टेंस वाला एरे कैसे अपडेट हो रहा है, देखो डिस्टेंस वाला एरे ऐसे अपडेट हो रहा है कि सपोज करो आप 4 तक जाने का डिस्टेंस एरे अपडेट करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि 4 तक मुझे पहुंचना है 0 से, तो 4 तक अभी जैसे मैं पहुंचा था वो छोटा है या फिर 3 के थ्रू पहुंच रहा हूँ वो छोटा है। तो 3 से 4 तक जाने का रास्ता क्या है कि 3 तक आप अभी तक कैसे आए थे, 3 के अंदर कुछ डिस्टेंस हो रखा होगा पहले से कि 3 तक आप कैसे आए थे। उसके बाद अगर आपने इस वाली वेट को ऐड कर दिया तो आप 4 तक आने का रास्ता बता सकते हो। हमें पता है कि 3 तक आने का डिस्टेंस कितना है, मुझे बताना है 4 तक आने का डिस्टेंस क्या होगा, तो बस ये वाला वेट ऐड करना है मेरे को। अगर मेरे 4 तक आने का डिस्टेंस छोटा हो गया ये इस वाले राउट से, तो मैं इस वाले राउट को चूज करूंगा ना। आपको याद होगा मेरा पहले 4 तक आने का डिस्टेंस था इन्फिनिटी, उसके बाद वो अपडेट हो गया 1 + 5 6 से कि भैया आपको एक छोटा रास्ता मिल रहा है ये 6 वाला, यहाँ से आ जाओगे 4 पे आप। फिर मेरे को दूसरा रास्ता एक मिला जो कि 3 से मिल रहा था मुझे, और उसने बोला कि नहीं यहाँ तो आप 5 में पहुंच सकते हो, कैसे 1 + 2 3 + 1 + 4 1 + 1 विच इज 5, तो 5 तक पहुंचा जा सकता था, तो इसलिए हमने इसको अपडेट कर दिया। तो अपडेट करने के लिए बस मैंने वही एक लॉजिक लिखा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, विच इज कि अगर 4 तक आने का डिस्टेंस जो अभी ऑलरेडी आ रखा है वो बड़ा है 3 तक आने के डिस्टेंस प्लस 3 से 4 के बीच में जो एज है वो, तो 4 तक आने के डिस्टेंस को अपडेट कर दो कि हमें छोटा डिस्टेंस ऑलरेडी मिल गया इससे, और वो इससे अपडेट हो जाएगा इसी वैल्यू से जो अभी तक यू तक आए थे देन एज वेट। तो ये एक छोटा सा कोड था, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात कर रहे थे। मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएगा कोई इस फॉर लूप की, आपको दिख रहा होगा दो फॉर लूप बन रहे हैं इसके अंदर, सेम वेट हुआ तो अपडेट मत करो, करो फर्क नहीं पड़ता, अपडेट मत करो। यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन लगा रखा, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगा रखा, तो हम इग्नोर कर देंगे उसको। एज 4 1 डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये यार हम देखेंगे। एज का कंसेप्ट अभी तक हमने देखा नहीं है, राइट। हमारी एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर अभी तक हम एजेस को संभाल नहीं रहे थे, तो एजेस को संभालेंगे अभी। बिग ऑफ वी प्लस ई, शुभम ने कहा दो फॉर लूप्स हैं बिग ऑफ वी प्लस ई का उन्होंने। और बताओ कोई, अमित, हर्ष, आस्था, जय कुमार, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस कोड, कुछ भी बता सकते हो, गलत भी बता सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं कुछ बोलूंगा थोड़ा। O ऑफ n स्क्वायर, n क्या है इसके अंदर, v या e में बताओ यार। यहाँ पे नथिंग इज n, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स में खेल रहे होते हैं हम, एक वर्टिसेस और एक एजेस, तो यहाँ पे आप n के साथ बोल के बच नहीं सकते। बिग ऑफ वी कह रहा है, फिर अभी शुभम ने b प्लस ई कहा था, अब शुभम ने कह दिया वी, पार्थिव ने कहा वी। गौर से देखो इसको, हो क्या रहा है इसके अंदर, ऑपरेशन जो परफॉर्म हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं, वहां से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है आपकी। जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो एक्चुअली क्या परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेशन ये वाला परफॉर्म हो रहा है, राइट। यही तो ऑपरेशन है जो परफॉर्म हो रहा है। ये ऑपरेशन जितनी बारी परफॉर्म हो रहा है उतनी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बेसिकली। एक्चुअली ये नहीं है, ये पूरी इफ कंडीशन भी आएगी उसमें। तो ये ऑपरेशन जितनी बार परफॉर्म हो रहा है वही आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये वाला पूरा। तो मैं कर क्या रहा हूँ, सारे के सारे एलिमेंट में जा रहा हूँ, ठीक है। तो बिग ऑफ वी और उसके बाद मल्टीप्लाई में ई होगा या फिर प्लस में ई होगा, ये बता मुझे। यहां से तो आ गया वी, सही बात है। उसके बाद में सारे सारे नेबर में जा रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करके आएगा ई या फिर प्लस करके आएगा ई, बताओ। ये मैंने पहले भी छेड़ा था इस चीज को कि हर एक वर्टेक्स के लिए सारी सारी एजेस में थोड़ा जा रहे हैं हम, सारी सारी एजेस में जा रहे हैं, लेकिन हर वर्टेक्स के लिए सारी सारी एजेस के लिए फॉलो थोड़ा चलेगा, राइट। उस पर्टिकुलर वर्टेक्स के लिए उसके एजेस में जा रहे हैं, ना कि सारी सारी एजेस में जा रहे हैं। इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है वो आती है बिग ऑफ वी प्लस ई। इनफैक्ट आज जितने भी क्वेश्चन किए सभी के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बिग ऑफ वी प्लस ई आएगी। तो एक बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीका होता है टू फाइंड द डिस्टेंस, और इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। प्लस आएगा, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है। और इसको कोड करने के लिए हमें यहाँ पर एक नई चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, विच इज दिस एज। लेकिन इसको फिर मैं आज नहीं कर रहा बिकॉज ऑलरेडी हमारा काफी टाइम हो गया। इसको मैं आपको दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। मैंने और कोई होमवर्क नहीं दिया इसके अंदर, बस यही एक होमवर्क है कि गो एंड ट्राई टू फिगर आउट कि हाउ वुड यू सॉल्व विद अ वेटेड ग्राफ। अभी तक हमने जितने भी ग्राफ देखे थे दे वर ऑल अनवेटेड ग्राफ। ऑब्वियसली विल बी कवरिंग वेटेड ग्राफ इन नेक्स्ट वीडियोस, लेकिन आप देखो कि किस तरीके से वेटेड ग्राफ को आप कवर करोगे एंड हाउ वुड यू डू दिस। कोड तो इतना ही रहने वाला है, कोड तो ये रहेगा, बस एक चीज जो हमें हैंडल करनी है वो ये है, नई चीज ये है, ये चीज एज यूवी। इसको किस तरीके से हैंडल करने वालों, अलग अलग तरीके सोचो। क्या एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर ही कुछ अपडेट करके हो सकता है, क्या एडजेसेंसी मैट्रिक्स से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, एडजेसेंसी लिस्ट से दे दिया तो किस तरीके से करोगे। सोचो सोचो सोचो, ठीक है। स्पेस तो वही है, हाँ ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क टू कोड दिस। आई हैव नॉट गिवन एनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर दिस वन, क्योंकि ऑलरेडी काफी कुछ हो गया है। अगर आपने यही सारी सारी चीजों को दोबारा से पढ़ लिया दैट वुड बी बिग प्लस, कि हाँ इतना ही प्रैक्टिस काफी है। तो कोड दिस, ये हो गया आपका प्रैक्टिस। इसके बाद भैया कंसेप्ट फिनिश हो गया है, तब इंटरव्यू आस्किंग वाले ग्राफ के क्वेश्चन करवाना बाद में। ऐसा क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नया थोड़ा होता कि इंटरव्यू में कुछ अलग हो रहा है। यही सब चीजें पूछी जाती है इंटरव्यू के अंदर, कुछ और जादुई चीजें थोड़ी ना है। जो भी चीजें पूछी जा रही है इंटरव्यू के अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी क्वेश्चन हैं, वो सही सर आपको मिल भी रहे हैं करने के लिए और कराए भी जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कुछ पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर, यही सब पूछते हैं। मजा आ गया, बढ़िया 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 बढ़िया। किसी को डाउट है कोई? विकी ने कोड कर दिया यहाँ पे दोबारा से। ये कौन सा कोड है? ये वही वाला है ना, आई थिंक, हाँ ठीक है। जिसमें कोई डाउट नहीं था ना विकी? कोई डाउट तो नहीं? बीएफएस वाला। आज की क्लास में, आज की कक्षा में कोई डाउट किसी भी टाइप का? आई थिंक काफी आसान था। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कितना यूजफुल है, कितना पावरफुल है, समझ में आया होगा। इन डिग्री समझ में आया होगा कि क्यों यूजफुल है। इन डिग्री से आपको डायरेक्टली रिसाइक्लिंग ग्राफ समझ में आएंगे कि अच्छा डायरेक्टली रिसाइक्लिंग ग्राफ की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देन उसके बाद हमने टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग निकालता यूजिंग डीएफएस। डीएफएस से तो बहुत ही आसान था, बस आपको एक स्टैक में डालते आना एलिमेंट्स को। असली काम हमने देखा था बीएफएस के थ्रू। बीएफएस के थ्रू हमने यहाँ पे साइकिल वगैरह डिटेक्ट करी थी, एंड देन हमने यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ देखा किस तरीके से टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकाल के आप कर सकते हो। विदाउट टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग शॉर्टेस्ट पाथ आप नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। ये भी सोचो कि क्यों ऐसा हो रहा है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करके ही क्यों शॉर्टेस्ट पाथ निकाला, जरा सोचो। आपको ऑलरेडी पता है वैसे, ठीक है। अगर किसी को डाउट नहीं है तो फिर ठीक है। भैया v प्लस ई कैसे आया, दोबारा बताऊं? देखो यार हो क्या रहा है, बिग ऑफ v तो आएगा ही क्योंकि हम सारी सारी वर्टिसेस में जा रहे हैं, ठीक है। सारी की सारी वर्टिसेस में जा रहे हैं फॉर एवरी u इन टोपोलॉजिकल सॉर्ट, राइट। ये सारी सारी वर्टिसेस में जा रहे हैं, तो सारी सारी v वर्टिसेस है हमारे पास, तो बिग ऑफ v तो ये हो ही गया। उसके बाद हम कर क्या रहे हैं, हर एक वर्टेक्स के लिए उस वर्टेक्स से जितने भी नेबर्स कनेक्टेड हैं उन सभी में जा रहे हैं। तो सपोज करो अगर वर्टेक्स हमारे पास है v1 v2 v3 v4, ये 4 वर्टेक्स हैं। तो इस वर्टेक्स से 2 एज कनेक्टेड है, इससे 3 एज कनेक्टेड है, इससे सपोज करो 2 एज कनेक्टेड है, इससे एज 0 कनेक्टेड है, इस तरीके से। तो टोटल जो हमारी ई आती है वो तो इन सबको ऐड करके आती है, राइट। तो हम v1 के लिए चले 2 टाइम, v2 के लिए चले 3 टाइम, v3 के लिए चले 2 टाइम, एंड देन v4 के लिए चले 0 टाइम। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी? यही तो आ रही है 2 + 3 + 2, ठीक है। तो यहां से आ रही है आपकी बिग ऑफ v प्लस बिग ऑफ ई। आप बोलोगे भैया सिर्फ ई ही तो आ रहा है, फिर यहाँ पे v का काम क्या हुआ? मैं बोलूंगा भाई कुछ डिस्कनेक्टेड ग्राफ भी होते हैं आपके, ऐसे वाले ग्राफ भी होते हैं कई बार, वहां पर ये काम आ जाता है। ये सेम लॉजिक है जो मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया था, कल था शायद वो, जब भी था, कि वी टाइम तो आपको चलना ही पड़ेगा। वी टाइम तो आपका फॉर लूप चल ही रहा है साइकिल वर्टिसेस में, उसके बाद आप साइकिल एजेस में भी जा रहे हो, लेकिन क्योंकि आपकी एजेस डिस्कनेक्टेड भी हो सकते हैं इसीलिए आपकी बिग ऑफ वी प्लस ई आती है ये, ठीक है। तो बिग ऑफ वी प्लस ई आ जाती है ये।
ना कि बिग ऑफ वी टाइम ई। वी टाइम ई तो बिल्कुल भी मत कहना आ सकती है, ठीक है। वी टाइम ई तो बिल्कुल भी नहीं है ये। आप हर वर्टेक्स के लिए साइकिल एजेस पर नहीं जा रहे हैं, आप उसी एज पे जा रहे हो जो कि उस वर्टेक्स से कनेक्टेड है, जिसका सोर्स वो वर्टेक्स है। तो इस तरीके से आ रही है, समझ में आया हर्ष? डिस्कनेक्टेड ग्राफ बता दें एक बार। डिस्कनेक्टेड ग्राफ के अंदर होता क्या है ना यार, देखो ऐसे होता है। सपोज करो दिस इज योर ग्राफ विदाउट एनी एज, बस आपकी बहुत सारी वर्टिसेस हैं, तो 0 1 2 3 4 सपोज करो ये ये ग्राफ है जिसके अंदर कोई भी एज नहीं है। इसके अंदर अगर मैं बोलूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? बिग ऑफ वी टाइम ई आएगी, बिग ऑफ वी प्लस ई आएगी, या बिग ऑफ सिर्फ वी आएगी, या सिर्फ क्या बिग ऑफ ई आएगी, क्या आएगी बताओ? तो इसके अंदर क्या होगा, आप हर एक वर्टेक्स में तो जाओगे ही, ठीक है। फॉर एवरी यू इन टोपोलॉजिकल सॉर्ट आप हर एक वर्टेक्स में तो जाओगे। आप हर एक वर्टेक्स में जा रहे हो, इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, बिग ऑफ ई पर तो डिपेंडेंट नहीं है ये। उसके बाद v टाइम्स ई है क्या, यहाँ पर तो जीरो एज है, तो क्या जीरो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है? नहीं, जीरो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो v टाइम्स ई तो गया। क्या हमारा बिग ऑफ v है या बिग ऑफ v प्लस ई है? ये दो बच गए हमारे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे एज पे ये डिपेंडेंट नहीं है, तो क्या हमारी सिर्फ बिग ऑफ v होनी चाहिए? मैं बोलूंगा नहीं, हमें सारे सारे केसेस कंसिडर करने होते हैं, हमें सारे सारे केसेस कंसिडर करने होते हैं। जिनके अंदर एजेस प्रेजेंट होती है उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा, उनके अंदर तो ई आ जाएगा फैक्टर में, तो इसका मतलब यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ v प्लस ई। तो इसलिए लिखा जाता है बिग ऑफ v प्लस ई एंड नॉट ओनली ई, ठीक है, फॉर डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स। क्लियर? क्यों बोलते हैं बिग ऑफ v प्लस ई? इस चीज को बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, इस चीज को अपने मन में ऐसे बिठा लो कि हाँ होता ही है, v प्लस ई होता है, क्योंकि ये हमेशा आएगा आपका बार बार। जितनी भी बार आप बीएफएस करोगे, डीएफएस करोगे, टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग करोगे, रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे, v प्लस ई हमेशा आएगा। तो अगर आप समझ गए हो तो बस नो क्वेश्चंस आस्क्ड, इट विल ऑलवेज बी v प्लस ई। आईपैड, आईपैड तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चमक गया भैया, नाइस, कूल। देन आज की लेक्चर समाप्त करते हैं, सी यू ऑन संडे, गुड नाइट।